हेलो नमस्कार जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज की मेरी क्लास का ऑब्जेक्टिव है कैपिटल बजटिंग। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इनफैक्ट मैं ये कह सकता हूँ फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर कैपिटल बजटिंग। इसका रिवीजन जितनी जल्दी हो सके, जितना फटाफट हो सके और इसमें सारे के सारे कंसेप्ट हम कवर कर सकें, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। कैपिटल बजटिंग रिवीजन। वेरी गुड जी। डिस्कशन की शुरुआत ऑब्वियसली हमें इंट्रोडक्शन से ही करनी चाहिए। पॉइंट नंबर 1, देखो मेरे प्यारे बच्चों, ऐसा है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के बारे में बहुत सारी बातें पढ़नी पड़ती। इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बड़ी सारी बातें पढ़नी पड़ती। जब हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट्स, तो भाई ये तो दो तरीके की हो गई। एक को हम कहेंगे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स और दूसरे को हम कहेंगे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। अच्छा, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट से हमारा मतलब हुआ कि इन्वेस्टमेंट हुई भी शॉर्ट पीरियड के लिए है और इसका बेनिफिट भी शॉर्ट पीरियड में मिल जाता है। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स का मतलब इन्वेस्टमेंट हुई लॉन्ग पीरियड के लिए है और इसका बेनिफिट भी लॉन्ग पीरियड में ही मिलता है। जैसे एग्जाम्पल के पास चलते, अगर मैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के बारे में बात करूंगा तो मेरे दिमाग में हमेशा वर्किंग कैपिटल ही आएगा। वर्किंग कैपिटल का मतलब प्राइम एग्जाम्पल्स आप ले सकते हैं स्टॉक एंड डेटर्स। देखिए, जब हम स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं, चूंकि हमने उसमें ट्रेडिंग करनी है और ट्रेडिंग तो रेगुलर बेसिस पर होती है, तो ये इन्वेस्टमेंट शॉर्ट पीरियड के लिए हुई। हमने स्टॉक खरीदा, हम जानते हैं कुछ ही दिनों में हम इसको बेच देंगे, फिर हमारा कैश हमारे पास वापस आ जाएगा। या फिर अगर हम क्रेडिट सेल करते हैं, हमको मालूम है कि डेटर्स को जो भी हमने क्रेडिट पीरियड अलाउ करा है, जैसे हो सकता है किसी केस में हम डेटर को 1 महीने 2 महीने का क्रेडिट देते हो, हमको मालूम है थोड़े पीरियड की इन्वेस्टमेंट है, ये अमाउंट ऑफ कोर्स वापस रियलाइज हो जाएगा। वर्किंग कैपिटल की इन्वेस्टमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्योंकि इसमें प्रॉफिट का सीधा लिंक एस्टेब्लिश होता है। सीधा लिंक कैसे एस्टेब्लिश होता है? देखिए, जब हम स्टॉक की परचेजिंग करते हैं तो परचेजिंग होती है कॉस्ट प्राइस पर, लेकिन जब हम उसको बेच देते हैं तो फिर उसमें प्रॉफिट ऐड करके, मेरा मतलब है सेल प्राइस पर सेलिंग होगी। जब वो सेल प्राइस हमको रियलाइज होता है तो उसमें जितना प्रॉफिट का अमाउंट होता है वो तो हम अपनी जेब में रख लेते हैं और बाकी जो कॉस्ट प्राइस होता है हम उसको फिर दोबारा इन्वेस्ट करते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि वर्किंग कैपिटल का सीधा लिंक एस्टेब्लिश होता है प्रॉफिट के साथ। लेकिन अगर मैं आगे बढ़ता हूं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, आप ऐसा सोचिए कि भाई हमने कोई मशीन खरीदी, आप ऐसा सोचिए कि पुरानी मशीन के बदले हम नई मशीन लेकर आए, आप ऐसा सोचिए कि आपने गोल्ड खरीदा, ज्वेलरी खरीदी, डायमंड्स खरीदे, प्रॉपर्टी खरीदी, शेयर्स खरीदे, डिबेंचर्स खरीदे। ये जो आपकी इन्वेस्टमेंट है, ये इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए, और खाली लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए आपके फंड्स ब्लॉक नहीं होते। इसका जो बेनिफिट होता है वो बेनिफिट भी आपको लॉन्ग पीरियड तक मिलता ही रहता है। जैसे अगर आपको जी आपने मशीन खरीदी, उस मशीन की जो इकोनॉमिक लाइफ है, अगर वो 8 साल है, 10 साल है, तो आप जानते हैं कि आप वो 8-10 साल तक इसका आप इकोनॉमिक एडवांटेज लेंगे। वो एडवांटेज चूंकि इतने लंबे चौड़े पीरियड के लिए आपको मिलता है, इसलिए जब भी हम ये डिफाइन करते हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस क्या होते हैं, तो आप इसको ऐसे कहेंगे कि ये वो फंड्स हैं जो लॉन्ग पीरियड के लिए इन्वेस्टेड हैं और इसका बेनिफिट भी लॉन्ग पीरियड तक आपको मिलता है। अच्छा, जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स है ना, वो तो वर्किंग कैपिटल के परव्यू में चली गई। अब सवाल जो उठता है, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं वो किसके स्कोप में जाती हैं? इसके लिए आइए बात को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। तो जब हम टर्म यूज करते हैं कैपिटल बजटिंग, तो हमारा एकमात्र इंडिकेशन ये है कि हम ऐसे डिसीजंस को इवेल्युएट करना चाहते हैं जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के कंटेक्स्ट में हो। तो लॉन्ग टर्म बजटिंग, कैपिटल बजटिंग का मतलब हो गया इवेल्युएटिंग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस।
अच्छा, तो टर्म हमने क्या यूज किया? इवैल्यूएटिंग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। देखिए ऐसा है, जब आपको डिसीजन लेना है तो इसका मतलब आपको साइंटिफिक वे में सब इवैल्यूएट करना पड़ेगा। क्या इवैल्यूएट करना पड़ेगा? कि देखो भाई, अगर मैं जैसे कोई बिल्डिंग खरीदता हूं तो जी ऐसी सिचुएशन में कैश तो सारा मेरा उसी समय चला गया, और बिल्डिंग खरीदने में ह्यूज फंड्स इन्वेस्ट हो सकते हैं। हो सकता है कोई बिल्डिंग आप 50 लाख की खरीदो। अब सवाल ये उठता है कि उसके बाद क्या? वेल, ये डिपेंड करता है कि आपकी अप्रोच क्या है। हो सकता है कि आपके दिमाग में ये हो कि बिल्डिंग को खरीदने के बाद हम इसको लेट आउट करेंगे, इससे रेंटल इनकम जनरेट करेंगे। तो बताइए साहब, आप कितनी रेंटल इनकम जनरेट करने के बारे में सोच रहे हैं? जब आप ऐसी बात करें तो इसके पीछे साइंटिफिक बेसिस होना चाहिए। मेरा मतलब है कि आप जिस लोकेलिटी में वो प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं वहां के रेंटल इनकम के प्रोस्पेक्ट्स के बारे में सोचिए। सोचिए फ्यूचर में वहां पर जो भी प्रॉपर्टी खरीदी जाए उसका मार्केट वैल्यू का एप्रिसिएशन होने का चांसेस कितना है। हो सकता है हमारे दिमाग में यह भी बात हो कि कई सालों तक रेंटल इनकम अर्न करने के बाद हम इस प्रॉपर्टी को बेच देंगे। तो हमारे दिमाग में यह बात भी होनी चाहिए कि इसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स कैपिटल एप्रिसिएशन के कंटेक्स्ट में क्या हो सकता है। सिमिलरली, जब आप स्टॉक मार्केट में जाते हैं, आप शेयर्स खरीदते हैं, तो इनिशियल आपका इन्वेस्टमेंट हो जाता है, पैसा तो गया। तो भाई साहब, पैसा जाता है, जाने दो यार, इन्वेस्टमेंट करोगे तो पैसा तो जाएगा ही। अब आप ये सोचिए कि फ्यूचर में उन शेयर से आप कितना डिविडेंड अर्न कर सकते हैं, या कई सालों तक उस शेयर को होल्ड करने के बाद आप उसके कैपिटल एप्रिसिएशन को किस एंगल से सोचते हैं। तो हम क्या कहें, ये जो कैपिटल बजटिंग है ये बेसिकली है क्या? यानी जब आप अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को इवैल्यूएट करते हैं, और वो इवैल्यूएशन साइंटिफिक प्रिंसिपल्स पर होता है, और उसके बाद आप फाइनली किसी कंक्लूजन पर पहुंचते हैं। कंक्लूजन दो ही हो सकते हैं भाई, कि हमको ये इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। दूसरे शब्दों में, ये इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियली वायबल है या फाइनेंशियली वायबल नहीं है। तो ये फाइनेंशियल वायबिलिटी का जो टेस्ट है, इस टेस्ट का जो प्रोसीजर है मेरे प्यारे बच्चों, वो प्रोसीजर जिस चैप्टर में पढ़ाया जाता है, जिस स्टडी में कवर किया जाता है, उस स्टडी का नाम है कैपिटल बजटिंग। कोई आपसे पूछे कैपिटल बजटिंग यानी क्या, तो मैं फिर कहता हूं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में मैनेजमेंट को हां करनी चाहिए या ना करनी चाहिए, इससे पहले जो पूरा प्रोसीजर फॉलो किया जाता है, जो पूरे सिस्टम को अडॉप्ट किया जाता है, उस सिस्टम को हम लोग कहते हैं कैपिटल बजटिंग। ओके, जब भी आप कैपिटल बजटिंग के सिस्टम को इवैल्यूएट करें, एक बड़ा इंपॉर्टेंट पैटर्न है, उसको जरा ध्यान से सोचिएगा, और वो है पैटर्न ऑफ कैश फ्लोज। जब तक आप कैश फ्लोज के पैटर्न को नहीं समझेंगे ना, तब तक कैपिटल बजटिंग में आपकी पकड़ मजबूत होने वाली नहीं। कैश फ्लोज, देखो फ्लो से हमारा मतलब हो गया एक कैश आउटफ्लो और दूसरा कैश इनफ्लो। कैश आउटफ्लो यानी कैश गया, कैश इनफ्लो यानी कैश आएगा। देखो नॉर्मल केसेस में क्या होता है कि जब आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सारा का सारा कैश आपका पहले दिन ही चला जाता है। बिल्डिंग खरीदोगे तो कैश अभी गया, शेयर्स खरीदोगे कैश अभी गया। मैं कहना चाहता हूं कि नॉर्मल केसेस में ऐसा ही होता है कि जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कैश पहले दिन चला जाता है, पर कभी कभार कुछ ऐसे केसेस भी देखे गए हैं जिसमें कैश फ्यूचर में भी जाता है। जैसे अगर मैं बिल्डिंग का ही एग्जांपल लूं, मान लीजिए आपने एक ऐसी बिल्डिंग में इन्वेस्टमेंट कर रही है जो भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। जैसे कभी कभार ऐसा होता है कि आप हाउसिंग सोसाइटी में फ्लैट खरीदते हैं, तो वो कहते हैं कि जब हमने शुरू में बिल्डिंग की नींव डाली उस समय आप 10% कैश दे दीजिए, उसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे, एक फ्लोर डलेगा, 2 फ्लोर डलेगा, 3 फ्लोर डलेंगे, तो आप धीरे धीरे करके और 10% और 10% और 10% ऐसे कैश देते जाइएगा। इसका मतलब ये हो सकता है कि जब आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन करें तो जो कैश आउटफ्लो है वो भी धीरे धीरे करके हो, वो भी फ्यूचर में हो, वो भी टुकड़ों में हो। अब उसके बाद हम बात करें अगर कैश इनफ्लोज के बारे में, आपने कोई इन्वेस्टमेंट करी है तो इसी पर्पस के लिए, क्योंकि फ्यूचर में हम इससे रिटर्न जनरेट करना चाहते हैं, फ्यूचर में हम इससे रिटर्न जो जनरेट करना चाहते हैं, उस फ्यूचर कैश इनफ्लोज को भी आपको साइंटिफिक बेसिस पे डिसाइड करना है। तो भाई आप क्या करेंगे, आप एक तराजू लेकर बैठ जाइएगा, सोचिएगा
कि अगर ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन होता है तो कितना कैश जाएगा और कितना कैश आएगा। अच्छा, जो कैश जाएगा वो इनिशियली भी हो सकता है और फ्यूचर भी हो सकता है, लेकिन आप कम से कम किसी कंक्लूजन पर पहुंच तो पाओगे। भाई, कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए आप हां कब करते हैं? जब एडवांटेजेस ज्यादा हो डिसएडवांटेज के कंपैरिजन में, और अगर डिसएडवांटेज ज्यादा है तो ऑब्वियसली आपको इन्वेस्टमेंट के लिए मना कर देना चाहिए। दुनिया में हर जगह इन्वेस्टमेंट डिसीजन ऐसे इवैल्यूएट होते हैं, अपने पॉजिटिव और नेगेटिव फैक्टर्स को कंपेयर किया जाता है और जिस तरफ का पलड़ा भारी हो जाए उसके फेवर में डिसीजन सुनाया जाता है। ऑब्वियसली हर कोई आदमी ऐसे ही करना चाहेगा। जो रैशनल थिंकिंग का प्रिंसिपल है उसको अगर आप अप्लाई करें कि जिस भी तरफ पलड़ा भारी हो जाना चाहिए उसके फेवर में तो फैसला जाएगा ही जाएगा। अच्छा, एक और मैटर मैं आपको बताना चाहूंगा। अभी हम इस समय इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, फिर हम इसके बाद हम इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पर आएंगे, तो सुनेगा। चौथा पॉइंट है और वो है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। जब हम टर्म यूज करते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी, तो आप ये मान के चलिए ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो इसी कंसेप्ट पर बेस है। अगर टाइम वैल्यू ऑफ मनी को मैं इसमें से निकाल दूं तो इस चैप्टर का तो एसेंस ही खत्म हो जाएगा। टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या है कि देखो भाई, आज जो 1 रुपया है वो आज है, 1 साल के बाद उसकी कीमत कुछ और होगी, क्योंकि इकोनॉमी में इन्फ्लेशन डिफ्लेशन के केसेस होते हैं। वैसे ज्यादातर केसेस तो इन्फ्लेशन के ही होते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि पैसे की जो कीमत है वो धीरे धीरे करके कम होती जाती है। जब आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो भाई अभी सारा कैश चला गया, लेकिन मान लीजिए कि आप इससे जो इनकम जनरेट करेंगे जो फ्यूचर में होगी, अब जो फ्यूचर में होने वाली इनकम है वो एग्जिस्टिंग कैश के साथ कंपेयर नहीं करी जा सकती है। तो जब तक आप टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कंसेप्ट को बीच में नहीं लाएंगे, जब तक आप प्रेजेंट वैल्यू के कंसेप्ट को बीच में नहीं लाएंगे, तब तक कैपिटल बजटिंग का जो भी डिसीजन है वो ठीक ढंग से इवैल्यूएट नहीं किया जा सकता है। तो कैपिटल बजटिंग के डिसीजन को सही ढंग से इवैल्यूएट करने के लिए, किसी प्रॉपर कंक्लूजन पर पहुंचने के लिए यह बहुत जरूरी है कि आप इन बातों का ध्यान रखें। आपको कैश फ्लोज को साइंटिफिक बेसिस पे सोचना है, उनका इवैल्यूएशन साइंटिफिक बेसिस पे डिसाइड करना है, और आपको प्रेजेंट वैल्यू के कंसेप्ट को, मेरा मतलब है टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कंसेप्ट को, उन इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में बड़े परफेक्ट वे से कोरिलेट करना पड़ेगा, इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। उसके बाद ही मैनेजमेंट किसी परफेक्ट डिसीजन पर पहुंच सकता है। ओके जी, तो कैपिटल बस्टिंग के इस छोटे से थ्योरेटिकल इंट्रोडक्शन के बाद, जब हमने ये चैप्टर पढ़ा था क्लास में, आपको ध्यान होगा हमने इसका बाकायदा पूरा थ्योरी का नोट लिखा था। यहां पर वो थ्योरी का नोट लिखवाने का स्कोप ना मेरे पास है ना आपके पास है। आप लिख तो रहे हैं नहीं, आप सिर्फ सुन रहे हैं, ये समझ रहे हैं। तो इसीलिए ये सारा इंट्रोडक्शन हो चुका है। आइए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले कंसेप्ट की तरफ। दूसरा कंसेप्ट हमने जो पिक किया है वो है कैश इनफ्लोज। इस पूरे चैप्टर में ना कैश इनफ्लोज की कैलकुलेशन मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव और इंपॉर्टेंट मानी जाएगी। लेकिन अगर आप 2 बातें सीख लें कैश इनफ्लोज कैलकुलेट करने के कंटेक्स्ट में, तो आपको कहीं कोई परेशानी होने वाली नहीं। कैश इनफ्लोज आप कैलकुलेट करें ना, तो इसके 2 तरीके, 2 मेथड्स है जी। पहला तरीका बड़ा सिंपल है। अगर जो सेल्स आपने अचीव करी है उसमें से अगर आप पहले कैश एक्सपेंसेस और बाद में इनकम टैक्स माइनस कर दें, तो आपको पता चल जाएगा कि आप कितना कैश जनरेट करते। और दूसरा तरीका, दूसरा मेथड ये है कि जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है उसमें अगर डेप्रिसिएशन ऐड बैक कर दिया जाए तो आप सीधे कैश इनफ्लो की कैलकुलेशन पर पहुंच जाएंगे। कैश इनफ्लो की कैलकुलेशन के बगैर यह चैप्टर आगे बढ़ ही नहीं सकता। देखो, जितने भी क्वेश्चन आपके पास आएंगे उसमें वो ये कहेंगे कि कैश तो गया, पहले दिन चला गया, फ्यूचर के कैश इनफ्लोज पता करें। अब फ्यूचर में तो हर साल इनकम स्टेटमेंट बनाई जाएगी, तो मोटा मोटा इनकम स्टेटमेंट कुल मिलाकर ऐसे बनती। ऑफ कोर्स मैंने इसको बड़े सिंपलीफाइड फॉर्म में लिख दिया है। जब मैं कहता हूं कैश एक्सपेंसेस, तो समझिए जैसे हम बिल्डिंग का रेंट पे करते हैं, स्टाफ को सैलरी पे करते हैं, यानी कोई भी ऐसा अमाउंट जिसकी कैश पेमेंट होती। लेकिन मान लीजिए हम बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करते हैं, हम मशीन का डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करते हैं, तो ये वो एक्सपेंडिचर तो है कि जिसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जगह तो मिलती है, लेकिन इसकी कोई पेमेंट तो होती है नहीं।
अच्छा, अगर मैं कहूं सेल मेरी 10 लाख रुपए है, कैश एक्सपेंस 3 लाख, डेप्रीसिएशन 2 लाख, इफेक्टिवली सोचा जाए प्रॉफिट आ गया डिफरेंस 5 लाख रुपए। और अगर उसके ऊपर मैं 50% टैक्स पे करता हूं, अगर 50% का टैक्स रेट है तो 2.5 लाख रुपए का तो इनकम टैक्स हो गया। इफेक्टिवली मेरे पास एकदम आखिर में इनकम कितनी रहेगी? 2,50,000। अच्छा, ऐसी इनकम स्टेटमेंट अगर आपको दे दी जाए और आपसे सीधा सा सवाल पूछा जाए कि आप हर साल कितना कैश जनरेट करते हैं, तो आप एक काम करें, या तो मेथड 1 अप्लाई करें या मेथड 2। ज्यादातर केसेस में स्टूडेंट को मेथड 2 अप्लाई करना पड़ता है, उसका रीजन भी मैं आपको बता देता हूं। मेथड नंबर 1 बेसिकली है क्या कि देखिए, जो सेल आपने जनरेट करी दैट इज ₹2 लाख, ये आपके हाथ में कैश आ गया। वेल, ये बात सही है कि कैश ये जो सेल्स है ये कैश बेसिस पर भी हो सकती है या क्रेडिट बेसिस पर भी हो सकती है। पर मेरे प्यारे बच्चों, क्रेडिट सेल भी तो कैश में कन्वर्ट हो ही जाता है ना। वो भले ही थोड़े दिन के बाद कन्वर्ट होता हो, पर फिर भी वो कैश में कन्वर्ट तो होता ही है। सिमिलरली जितने आपके कैश एक्सपेंसेस हैं, आपको उसे माइनस कर देना चाहिए, ताकि आप ये जान सकें कि आप नेट में कितना कैश जनरेट करते हैं, और जो इनकम टैक्स आपने पे करा है वो भी तो आपकी तरफ से पेमेंट ही हुई है ना, तो आप वो भी डिडक्ट करें। तो भाई ये बताएं कि आपने नेट में कितना कैश जनरेट करा है। सीधे तौर पे पता किया जा सकता है, दिस इज ₹4,50,000। एकदम सही बात है। लेकिन अगर आप मेथड नंबर 2 की शरण में जाते हैं तो मेथड नंबर 2 क्या कहेगा? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रीसिएशन। वेल, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज 2,50,000। इसमें हम जैसे डेप्रीसिएशन ऐड करते हैं, डेप्रीसिएशन है ₹2 लाख, तो हमको सीधे तौर पे पता चल जाएगा 4,50,000। अच्छा, डेप्रीसिएशन क्यों ऐड किया जाए? इसके पीछे सिंपल सा लॉजिक है। डेप्रीसिएशन ऐड करने के पीछे सीधा सा लॉजिक ये है कि जब आपने डेप्रीसिएशन माइनस किया था, जब आपने डेप्रीसिएशन एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड किया था, तो किसी को पेमेंट थोड़ी करी थी आपने। अच्छा चलो, आप हमारी बात मत मानो, अकाउंट्स में आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ाया जाता है कि नहीं? तो जब आप कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज पता करते हैं, तो क्या उस समय आप डेप्रीसिएशन वापस ऐड बैक करते हैं कि नहीं करते? और ऐड बैक करने के पीछे आप लॉजिक क्या देते हैं कि जब पहले इनकम स्टेटमेंट में या नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते समय जो डेप्रीसिएशन माइनस किया गया था, हमने उसकी पेमेंट तो किसी को करी नहीं थी ना, इसलिए करेक्शन एंट्री होती है। तो डेप्रीसिएशन ऐड करने के पीछे सीधा सा लॉजिक है कि जो गलती हमसे हुई, जो रॉन्ग एंट्री हमसे हुई, हम उसको करेक्ट करना चाहते हैं। देखो, जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो तो पक्का हमने कैश जनरेट करा है, वो तो पक्का हमने इनकम रियलाइज करी है, लेकिन इस इनकम को रियलाइज करते समय डेप्रीसिएशन नाम का एक्सपेंडिचर माइनस करना एक्सपेंडिचर के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक हो सकता है, पर कैश के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। कैश बुक में डेप्रीसिएशन की एंट्री नहीं आती है। अच्छा स्टूडेंट, ज्यादातर मेथड नंबर 2 को क्यों अप्लाई करते हैं? उसके पीछे रीजन ये है कि वो कहते हैं जब हमने पूरी इनकम स्टेटमेंट बना ही ली है, जब हमने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैलकुलेट कर ही लिया है, तो बस एक छोटा सा ही तो काम करना है, उसमें वापस डेप्रीसिएशन जैसे ही ऐड करते हैं अपने को कैश इनफ्लो पता चलेगा। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, कैश इनफ्लो कैलकुलेट करने के 2 मेथड होते हैं। पहला मेथड सेल्स माइनस कैश एक्सपेंसेस माइनस इनकम टैक्स, और दूसरा मेथड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रीसिएशन। पॉइंट नंबर 2 क्लियर? चलते हैं पॉइंट नंबर 3 की तरफ। ओके, पॉइंट नंबर 3, एक एग्जांपल आपके सामने। एग्जांपल में कुछ बातें मैंने एज्यूम करी कि जी आप कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जैसे आप कोई मशीन खरीद रहे हैं, उसमें आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 5 लाख रुपए, और 5 लाख रुपए सारा का सारा पहले दिन ही चला गया। उसके बाद जब आप बिजनेस करेंगे तो हर साल आप जो सेल अचीव करेंगे वो है ₹2 लाख। हर साल आप जो कैश एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करेंगे, जैसे सैलरी हो गई, रेंट हो गया, ये सब है ₹70,000। अच्छा, ये जो मशीन है 5 साल के बाद इसकी जो रियलाइजेबल वैल्यू है वो है ₹1 लाख। इनकम टैक्स एट 50%। कुछ बातें चली, हमने एज्यूम कर ली। अब इस एजम्पशन के बेसिस पर आइए जी इस पूरी सिचुएशन को इवेल्युएट करते हैं। इवेल्युएशन प्रोसीजर कैसे डील करा जाता है? बहुत आसान तरीका है इसका।
बड़े सिस्टमेटिक वे में हम इसको इवेल्युएट करेंगे। देखिए, हमको कैश की दो तरीके की सिचुएशन को सोचना होता है भाई। एक तो हो गया आउटफ्लो और दूसरा इनफ्लो। ऑब्वियसली एक आउटफ्लो और दूसरा इनफ्लो। हम ये कहते हैं कि अगर ये इन्वेस्टमेंट होगा तो अभी इसी समय, इसको टेक्निकली कहा जाता है ईयर 0, वैसे इसका मतलब है ईयर 1 बिगिनिंग, पर फिर भी हम इसको शुरू से ही कन्वेंशनली ईयर 0 कहते रहे। हम कहेंगे अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो अभी इसी समय आपकी जेब से 5 लाख रुपए चला जाएगा, आप इसको आउटफ्लो के कॉलम में लिखेंगे। देन ईयर 1 2 3 4 5, उसके बाद फ्यूचर में तो कोई कैश आउटफ्लो है नहीं, तो कैश आउटफ्लो के बारे में और तो कोई बात करनी नहीं है। 5 लाख रुपए गए तो गए भाई। फिर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस आगे बढ़ता है और फ्यूचर में होने वाले कैश इनफ्लोस पे डिस्कशन करना चाहता है। हम ये जानना चाहते हैं ईयर 1 2 3 4 5 में कितना पॉसिबल कैश इनफ्लो हो सकता है। जैसी कैश इनफ्लो का टोटल हमारे पास आएगा, हम उस टोटल को आउटफ्लो से कंपेयर करेंगे तो मैनेजमेंट किसी डिसीजन पर पहुंच सकता है। अच्छा, ये जो एग्जाम्पल मैंने आपके सामने पेश करा है, ये जानबूझ के मैंने ऐसा एग्जाम्पल लिया है जिसमें अगर आप डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करने की सोचेंगे भी तो स्ट्रेट लाइन मेथड आ जाएगा। WDV मेथड में क्या है कि क्वेश्चन का आंसर देने में टाइम बहुत लगेगा, और अभी चूंकि रिवीजन क्लास चल रही है तो WDV मेथड को मैं बीच में लाऊंगा ना तो वीडियो का अच्छा खासा टाइम इसमें कंज्यूम हो जाता है। तो WDV मेथड के लिए ऑफ कोर्स आप मेन क्लासेस पर ही भरोसा रखिए। यहां चूंकि सिर्फ कंसेप्ट समझा जा रहा है इसलिए जानबूझ के मैं स्ट्रेट लाइन मेथड को कंसीडर करता हूं। अच्छा सोचिए, अब यहां पे कैश इनफ्लोस कैसे कैलकुलेट किया जाता है। बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है। हालांकि मैंने आपको 2 मेथड बताए हैं, लेकिन आइए कैलकुलेशन ऐसे करें कि जिससे दोनों मेथड अपने को समझ में आ जाए। अच्छा, जो एग्जांपल मैंने आपको दिया है उसमें एनुअल सेल्स का अमाउंट है ₹2 लाख। एकदम ठीक है। और मैंने आपको यह भी बताया है कि जो आपके कैश एक्सपेंसेस हैं वो है ₹70,000। तो कैश एक्सपेंसेस अगर ऐसे डिडक्ट कर दिए जाएं 70,000, और कैश एक्सपेंस के साथ साथ डेप्रीसिएशन भी डिडक्ट किया जाना चाहिए। मशीन का जो ओरिजिनल परचेज प्राइस है वो है 5 लाख रुपए, इसकी जो रीसेल वैल्यू है 1 लाख रुपए, इकोनॉमिक लाइफ है 5 साल। इसका मतलब 5 साल में आपको टोटल 4 लाख का डेप्रीसिएशन चार्ज कर लेना चाहिए। इफेक्टिवली कह सकता हूं कि पर ईयर डेप्रीसिएशन हो गया ₹80,000। वेरी गुड। अगर हम आपसे पूछे कि आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना हुआ एनुअल, मैं इसको कहना चाहूंगा एनुअल प्रॉफिट बिफोर टैक्स, वेल दिस इज ₹50,000। और इनकम टैक्स का रेट अगर 50% है तो इनकम टैक्स 50% के रेट पर अगर आप पे करते हैं तो 25,000 का तो टैक्स ही चला गया। तो जैसे 25,000 का टैक्स डिडक्ट होगा आपको पता चलेगा कि आपका जो एनुअल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो भी है ₹25,000। ओके, अब यहां तक तो कैलकुलेशन आपने कर ही ली है। अगर आपको टैक्स कैलकुलेट करना है तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट करना ही होगा, और अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट करना है तो डेप्रीसिएशन माइनस करना ही होगा। तो आप इन सिचुएशन को तो रोक नहीं सकते। तो चूंकि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपने कैलकुलेट कर ही लिया है तो बस एक छोटा सा करेक्शन कर दीजिए। जो डेप्रीसिएशन आपने पहले माइनस किया था आप उसको करेक्ट करते हुए वापस ऐड बैक कर दे। जैसे ही आप इसको ऐड बैक करेंगे 80,000, आपको यह पता चल जाएगा कि आपका जो एनुअल कैश इनफ्लो है वो है ₹1,05,000। वेल यही 1,05,000 आप पॉसिबली एक और तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते थे। भाई जो आपकी एनुअल सेल्स है आप इसको पिक करिए, जो आपके कैश एक्सपेंसेस हैं आप इसको पिक करिए, और जो इनकम टैक्स है आप इसको पिक करिए। आप सोचिए अगर सेल्स में से कैश एक्सपेंसेस और इनकम टैक्स ये दोनों माइनस हो जाते हैं तो सीधा 1,05,000 की कैलकुलेशन आती है कि नहीं। तो 1,05,000 क्या है, वेल दिस इज
एनुअल कैश इनफ्लो, तो हर साल का कैश इनफ्लो हो गया 1,05,000 रुपए। तो हम सिस्टम को कैसे इवेल्युएट करेंगे? हम वापस अपने फॉर्मेट में चलते हैं। 1,05,000 हम ये मैनेजमेंट को मैसेज देंगे कि 1,05,000 का जो कैश इनफ्लो है वो आपको हर साल मिलने वाला है। 1,05,000 ईच ईयर, इन ईयर 1, 2, 3, ईयर 4। लेकिन जैसे हम ईयर 5 में आएंगे तो मैनेजमेंट को हम एक खुशखबरी ये देंगे कि 1,05,000 तो अपनी जगह है ना, लेकिन 5वें साल के आखिर में आप इस मशीन को चूंकि बेच दोगे तो सैल्वेज वैल्यू का अमाउंट भी आपको रियलाइज होगा। तो जो टोटल कैश इनफ्लो होगा वो होगा 1,05,000 प्लस 1 लाख, सो इट विल बिकम ₹2,05,000। वेरी गुड। तो जब हम कैश इनफ्लोस का टोटल करते हैं तो ये टोटल हमारे पास कितना आ गया? 6,25,000। 6,25,000। तो मेरे प्यारे बच्चों, पहली नजर में तो मैनेजमेंट को ऐसा लग सकता है कि ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन फाइनेंशियली वायबल है। क्यों? क्योंकि कैश जाएगा सिर्फ 5 लाख और लौट कर आएगा 6,25,000। लेकिन मैनेजमेंट असल में इस डिसीजन पे अगर सीधे पहुंचने की कोशिश करेगा तो इसकी बहुत भारी गलती होगी। रीजन साफ है कि जो कैश गया है वो अभी इसी समय गया है और जो कैश आएगा वो टुकड़ों में आएगा फ्यूचर में। 1,05,000 पहले साल में, फिर 1,05,000, फिर 1,05,000, फिर 1,05,000 और आखिर में जाके 2,05,000। अरे भाई, अभी के कैश की और फ्यूचर के कैश की बराबर वैल्यू थोड़ी होती है। इन्फ्लेशन का इंपैक्ट है। इसलिए मैं ये हमेशा कहता रहा हूं कि एब्सोल्यूट टर्म्स में कभी भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए। अगर आपको डिसीजन लेना है तो आपको एक कंसेप्ट पढ़ना पड़ेगा। उस कंसेप्ट का नाम है प्रेजेंट वैल्यू। टाइम वैल्यू ऑफ मनी के परव्यू में उसको हम लोग लेकर आएंगे। टाइम वैल्यू ऑफ मनी, या मोर एग्जैक्टली कहें प्रेजेंट वैल्यू का कंसेप्ट आपको यह सिखाता है कि फ्यूचर में जो कैश फ्लो है उसको आज की सेंस में कैसे सोचा जाए। तो जब हम उसको आज की सेंस में कन्वर्ट करते हैं, हम उसकी आज की वैल्यू पता करते हैं, तो उसको हम लोग कहेंगे प्रेजेंट वैल्यू। इसलिए जब भी डिसीजन लेना हो तो कभी भी ऐसे डिसीजन नहीं लेना चाहिए। हां, यह जरूर स्टेप 1 कहा जा सकता है। स्टेप 1 यही हुआ कि आप कैश आउटफ्लोज, इनफ्लोज की इंफॉर्मेशन पता करें। फिर आप आए स्टेप 2 में। स्टेप 2 में आपको क्या करना है कि जितने भी कैश फ्लोज आपने पता करे, आप इनकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेशन करें। सोचे आज के कंटेक्स्ट में उनकी वैल्यू कितनी होगी, फिर आप किसी फाइनल कंक्लूजन पर पहुंच सकते हैं। ओके, अब यह डिसीजन कैसे लिया जाता है, इसके लिए हम बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। ओके, नेक्स्ट कंसेप्ट की हेडिंग है कंसेप्ट ऑफ प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू समझने के लिए ना पहली कंडीशन तो यह है कि आपको फ्यूचर वैल्यू समझ में आना चाहिए। अच्छा, फ्यूचर वैल्यू वो कंसेप्ट है जो आप लोग स्कूल लेवल से पढ़कर आए। आप कहेंगे सर स्कूल लेवल से हम फ्यूचर वैल्यू पढ़कर आए हैं, कैसे भला? सुनेगा, आपको ऐसे क्वेश्चन ध्यान है ना। अरे स्कूल में 9th क्लास में पढ़ा दिया जाता था कि मान लीजिए बैंक में आज हमने इतने रुपए डिपॉजिट कराए और बैंक हमको इतना इंटरेस्ट देगा, तो बताइए वो अमाउंट 2 साल बाद, 3 साल बाद, 5 साल के बाद कितने अमाउंट में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों? फ्यूचर वैल्यू का कंसेप्ट आपने नहीं पढ़ा हुआ क्या? आप जानते हैं कि आज की इन्वेस्टमेंट कितने सालों के बाद कितने अमाउंट में कन्वर्ट करी जा सकती है, उसका जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट एप्लीकेबल हो। तो भाई पहले जरा फ्यूचर वैल्यू के बारे में बात करिए। प्रेजेंट वैल्यू अभी हम आपको बता देते हैं। एक एग्जांपल मैं आपके सामने लेकर आता हूं। मान लीजिए इस समय हमने सिर्फ 1 रुपए की इन्वेस्टमेंट करी, सिर्फ 1 रुपए की इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट हुई 1 साल के लिए, और जहां पर मैंने इन्वेस्टमेंट करी वहां पे मुझे अर्निंग मिलनी है, इंटरेस्ट मिलना है 10%। तो इतनी तो बात आप जानते हैं, अगर 1 रुपए पे मैं 10% इंटरेस्ट कमाता हूं तो 1 साल के बाद वो मैच्योरिटी वैल्यू कितना हो जाएगा? ऑफ कोर्स ₹1.10। सिंपल।
अच्छा, यही 1.10 ₹1.10 मैं एक और साल के लिए इन्वेस्ट कर दूं तो मैं 1.10 पर भी 10% इंटरेस्ट अगर कमाता हूं तो 2 साल के बाद वो मैच्योरिटी वैल्यू हो जाएगा ₹1.21। गलत तो नहीं कह रहा? अच्छा, यही 1.21 मैं एक और साल के लिए इन्वेस्ट कर दूं और इस पे अगर मैं 10% ऐड करूं तो ये तीसरे साल के आखिर में हो जाएगा ₹1.331। बहुत आसान है, आप कैलकुलेटर में 10% ऐड करते जाइए बस। और अगर मैं इसी में और 10% फिर ऐड कर देता हूं तो चौथे साल के बाद यही अमाउंट कितना हो जाएगा? वेल, दिस इज ₹1.4641। और मैं इस सिचुएशन को आगे भी लेके जा सकता हूं, जितने मर्जी ईयर्स तक मैं इसको डिफाइन करूं, पर यह फ्यूचर वैल्यू का कंसेप्ट है। हमको इस चैप्टर में चाहिए प्रेजेंट वैल्यू का कंसेप्ट। अब प्रेजेंट वैल्यू के कंसेप्ट को आप एक काम करें, आप जरा रिवर्स ऑर्डर में सोचिएगा। आप इसी एग्जांपल को रिवर्स ऑर्डर में सोचिए। मान लीजिए आपसे यह पूछा जा रहा है कि हमको 1 साल के बाद ₹1 चाहिए। वैसे ₹1.10 में आपकी इन्वेस्टमेंट कन्वर्ट होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि आज मैं कितनी इन्वेस्टमेंट करूं कि उसके ऊपर अगर 10% इंटरेस्ट कमाया जाए तो 1 साल के बाद मुझे बदले में ₹1 मिले। अरे कितना सिंपल सा यूनिट मेथड है। अगर आप ₹1 रियलाइज करना चाहते हैं तो ये सिचुएशन कैसे हैंडल होगी? वेल, 1 डिवाइडेड बाय 1.10। क्यों? कोई गलत बात है क्या? अगर आप 1 को 1.10 से डिवाइड करते हैं तो क्या ये आपको नहीं पता चल जाता 0.909? तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप आज 0.909 इन्वेस्ट करते हैं और इसके ऊपर 10% इंटरेस्ट कमाते हैं तो 1 साल के बाद वो ₹1 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आप फ्यूचर वैल्यू के कंटेक्स्ट में नहीं, प्रेजेंट वैल्यू के कंटेक्स्ट में सोचिए। प्रेजेंट वैल्यू का कंसेप्ट क्या है कि जो 1 साल के बाद ₹1 है, आज उसकी वैल्यू है 0.909। सिमिलरली, अगर कोई आपसे यह पूछे कि 2 साल के बाद अगर किसी की ₹1 की वैल्यू बनानी है तो आज उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, इस पर आप क्या जवाब देंगे? वेल, 1 डिवाइडेड बाय 1.21। कोई गलत बात तो नहीं है ना? 1 डिवाइडेड बाय 1.21। कैलकुलेटर कहते हैं इसको थोड़ा अप्रोक्सीमेटली लिख लीजिएगा, 0.826। दूसरे शब्दों में, अगर आज आप 0.826 का इन्वेस्टमेंट करते हैं और इन्वेस्टमेंट होती है 2 साल के लिए, हर साल अगर 10% इंटरेस्ट उस पर अर्न किया जाए तो आज का 0.826 2 साल के बाद ₹1 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो 2 साल के बाद ₹1 है, आज उसकी कीमत मानी जाए 0.826। अच्छा, सिमिलरली अगर आप ये चाहते हैं कि तीसरे साल के आखिर में आप ₹1 रियलाइज करें तो आज उसकी वैल्यू कितनी हुई? वेल, दिस इज 1 डिवाइडेड बाय 1.331। तो अगर आपको प्रेजेंट वैल्यू भी सीखना है, तो आपको फ्यूचर वैल्यू तो सीखना ही पड़ेगा। कैलकुलेटर कहते हैं यह है 0.751। अब मेरे प्यारे बच्चों, जितने प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर होते हैं ना, ये क्वेश्चन में जरूर गिवन होने चाहिए, जो कि आपके एग्जाम में आएगा। और आप जानते हैं कि कैपिटल बस्टिंग का चैप्टर जब क्लास में पढ़ाया जाता है तो हम प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर का टेबल भी आपको देते हैं। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर में से टेबल को कैसे देखा जाता है, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर का टेबल आप देखेंगे कि आपकी बुक में अवेलेबल है। स्टूडेंट इस प्रेजेंट वैल्यू इंफॉर्मेशन को डायरेक्टली उस टेबल में से भी देख सकता है, वेल खुद कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट कर सकता है। और एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आते हैं ये प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेशंस हमेशा गिवन ही होती। पर आप बड़ी बात समझिए कि प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेशन और कुछ नहीं, फ्यूचर वैल्यू की रिवर्स कैलकुलेशन है। तो फ्यूचर वैल्यू सीखिए, प्रेजेंट वैल्यू आपको ऑटोमेटिकली पता चलेगी, पर आपको रिवर्स ऑर्डर में उसको सीखना पड़ेगा। अच्छा, मैथमेटिकली आप एक बात ध्यान रख सकते हैं कि प्रेजेंट वैल्यू कैसे कैलकुलेट किया जाता है। वेल, दिस इज 1 डिवाइडेड बाय
1 प्लस रेट पावर n, 1 प्लस रेट पावर n। ओके, जैसे कोई रेट आप लीजिए, जैसे 10% का तो रेट हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिया है ना। अगर मैं मान लीजिए आपके सामने 8% का रेट लेता हूं, कौन सा 8% का रेट, और मैं जानना चाहता हूं कि ईयर 1 का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कितना है, तो मैं क्या करूंगा, 8% है ना रेट, यानी 8%, 8% यानी 0.08, तो आप यहां आर के बदले 0.08 सोचिएगा, तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1.08। जैसे ही मैंने 1 को 1.08 से डिवाइड किया तो कैलकुलेटर मुझे बताता है 0.9259, हम इसको अप्रोक्सीमेटली लिख लेंगे 0.926। अच्छा, अब अगर मैं जानना चाहूं कि मेरा दूसरे साल का फैक्टर कितना है, तो मुझे एक बार और 1.08 से डिवाइड करना पड़ेगा, या फिर कैलकुलेटर पर अगर मैं सीधे इज इक्वल टू का साइन एक बार फिर से दबा दूं तो मुझे पता चल जाएगा 0.857 अप्रोक्सीमेटली। मुझे तीसरे साल का फैक्टर अगर जानना है तो या तो मैं 1.08 से दोबारा डिवाइड करूं, या फिर सीधे इज इक्वल टू का साइन अगर ये मैं दबा देता हूं तो मुझे पता चल जाता है 0.794। इस तरीके से मैं जैसे मर्जी आगे बढ़ूं, मैं ईयर 4 का आंसर दूं, 5 का आंसर दूं, मैं जिस तरीके से मर्जी कैलकुलेशन को डील कर सकता हूं। तो पहली बात आप ये समझे कि ये प्रेजेंट वैल्यू का कंसेप्ट क्या है, ये है रिवर्स ऑफ फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू को उल्टे सेंस में सोचा जाए, और कैलकुलेटर पर इस कैलकुलेशन को पाने के लिए बस आप छोटा सा फार्मूला ध्यान रखें, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर पावर n। मैं उम्मीद करता हूं ये कंसेप्ट आपको याद आ गया होगा जो हम लोगों ने मेन क्लासेस में पढ़ा है, ठीक है ना। चलिए रिवीजन को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट की तरफ। ओके, अब मैं आपको ले आता हूं टेक्निक नंबर 1 की तरफ। टेक्निक नंबर 1 से मेरा मतलब है कि देखो भाई, जब कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स हमारे पास आती हैं और हमें गिवन सिचुएशन को इवैल्यूएट करके मैनेजमेंट को ये सजेस्ट करना है कि इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियली वायबल है या नहीं है, तो इसमें कुछ टेक्निक्स हमारे पास हैं। जो पहली टेक्निक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक, दैट इज नेट प्रेजेंट वैल्यू, पॉपुलरली नोन एज एनपीवी। ओके, इसका फार्मूला क्या है जी, वेल दिस इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज। और चूंकि 90% केसेस में ऐसा होता है कि जो कैश आउटफ्लो है वो सारा का सारा एकदम इनिशियल स्टेजेस पे चला जाता है, इसलिए कई बार हम इस फार्मूले को ऐसे भी लिख देते हैं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज माइनस इनिशियल कैश आउटफ्लो। ओके, बेसिकली ये है इनफ्लोज माइनस आउटफ्लोज। इनफ्लोज को आप पॉजिटिव फैक्टर कहें, आउटफ्लोज को आप नेगेटिव फैक्टर कहें, यानी पॉजिटिव फैक्टर्स माइनस नेगेटिव फैक्टर्स, और वी कैन से एडवांटेजेस माइनस डिसएडवांटेजेस। तो जब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं तो इसको बेस बनाकर हम मैनेजमेंट को डिसीजन कैसे देते हैं, ये बात मैं आगे लिखना चाहूंगा। इफ एनपीवी ग्रेटर देन 0 और वी कैन से इट इज ए पॉजिटिव अमाउंट, तो हमारा कंक्लूजन ये होता है कि जो इन्वेस्टमेंट है वो है फाइनेंशियली वायबल। फाइनेंशियली वायबल का कंक्लूजन क्या रहा कि अगर आप ये इन्वेस्टमेंट करेंगे तो फाइनेंशियली आपको एडवांटेज होगा। एक तरीके से मैनेजमेंट को हम ये एडवाइस देना चाहते हैं कि ये इन्वेस्टमेंट हो ही जानी चाहिए। ओके, अच्छा, उसी तरीके से अगर हम इस कैलकुलेशन में अपने आप को इन्वॉल्व करें और एनपीवी एक नेगेटिव अमाउंट आ जाए, लेस देन 0, तो हमारा कंक्लूजन ये है कि ये जो इन्वेस्टमेंट है ये फाइनेंशियली वायबल नहीं है। अगर आप ये इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको फाइनेंशियली डिसएडवांटेज होगा। हमारी रिकमेंडेशन ये है कि ये इन्वेस्टमेंट नहीं करी जानी चाहिए। बाकी मैनेजमेंट की अपनी मर्जी, मैनेजमेंट जरूरी नहीं कि अपने जो भी डिसीजन ले वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ले।
कई बार मैनेजमेंट को ऐसा लगता है कि हम इन्वेस्टमेंट सिर्फ इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि अब मार्केट में एंटर करना चाहते हैं, मार्केट का शेयर एक्वायर करना चाहते हैं, और फाइनेंशियल एडवांटेज आज नहीं तो कल रियलाइज हो जाएगा। भाई मैं ये कह रहा हूं कि जो फाइनेंस है वो डिसीजन मेकिंग पर्पसेस के लिए वन ऑफ द पॉइंट्स हो सकता है, ओनली पॉइंट नहीं होता जी। रिकमेंडेशन है, बाकी मैनेजमेंट अपना डिसीजन खुद ले। अच्छा, मान लीजिए जब हम एनपीवी कैलकुलेट करते हैं तो ना ये नेगेटिव आया ना ये पॉजिटिव आया, एक तरीके से एनपीवी आ गया जीरो। अब एनपीवी जीरो तो तभी आएगा ना जब इनफ्लोज और आउटफ्लोज का अमाउंट इक्वल हो जाएगा। अच्छा, इसका मतलब क्या हो गया कि जो एडवांटेज है और जो डिसएडवांटेज है वो इक्वल है, इनफ्लोज और आउटफ्लोज इक्वल है। तो कंक्लूजन क्या हुआ भला? कंक्लूजन ये हुआ कि इन्वेस्टमेंट आप करेंगे तो आपको कोई फायदा नहीं होगा, नहीं करेंगे तो कोई नुकसान भी नहीं होगा। तो मैनेजमेंट के ऊपर हम बात को छोड़ देते हैं। जब हम मैनेजमेंट के ऊपर बात को छोड़ देते हैं तो टेक्निकली इसको इनडिफरेंट सिचुएशन भी कह सकते हैं। इनडिफरेंट सिचुएशन से हमारा मतलब कि अगर आप ये इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ना तो आपको कोई फाइनेंशियल एडवांटेज होगा ना कोई फाइनेंशियल डिसएडवांटेज होगा। इन्वेस्टमेंट आप करें तो आपकी मर्जी, नहीं करें तो आपकी मर्जी। आप इसको कह सकते हैं इनडिफरेंट पोजीशन। ओके, अब ऐसा है कि एनपीवी कैसे कैलकुलेट होती है, इसके लिए मैं आपके सामने ना कुछ एग्जांपल्स लेकर आता हूं। एक्चुअली जब कैपिटल बजटिंग का चैप्टर पढ़ाया जाता है उसमें जब हम नेट प्रेजेंट वैल्यू की टेक्निक को इंट्रोड्यूस करते हैं तो उस टेक्निक को इंट्रोड्यूस करते समय कुछ एग्जाम्पल्स मैं अपनी मेन क्लासेस में पढ़ाता हूं। वो एग्जाम्पल बहुत बढ़िया हैं, बड़े कमाल के एग्जाम्पल हैं। इसलिए हमने एक फैसला करा है कि जो रिवीजन की क्लास इस समय है, यहां तक हम लोगों ने इसको रिकॉर्ड कर लिया है। अब मैं क्या कर रहा हूं कि अपनी जो मेन क्लासेस हैं उसकी वीडियो में से एक हिस्सा मैं इसमें ऐड कर दूंगा। तो अब आपको क्या यहां के आगे का जो वीडियो मिलेगा वो मेरी उन मेन क्लासेस का एक हिस्सा है जिसमें नेट प्रेजेंट वैल्यू के कुछ एग्जाम्पल्स मैं स्टूडेंट को लिखवा कर दे रहा हूं। एक बार वो वीडियो वाला कवरेज खत्म हो जाए, वो एग्जाम्पल्स खत्म हो जाए, उसके बाद फिर मैं आपको टेक्निक नंबर 2 की तरफ वापस ले आऊंगा। वो टेक्निक नंबर 2 क्या होगी वो तो खैर आप बाद में ही देखेंगे। अभी एक काम करते हैं, मैं अपनी टेक्निकल टीम को इंस्ट्रक्शन देता हूं कि इस वीडियो को, अभी जो वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, इसको यहां रोका जाए और इसके बाद वो जो मेन क्लासेस का वीडियो है वो इसमें ऐड कर दिया जाए। एक एजम्पशन मैं ये भी ले लेता हूं कि जो शेयर आज मैं 300 रुपए का खरीदूंगा, जिस पर 3 साल तक मुझे डिविडेंड मिलता रहेगा और 3 साल के बाद मैं इसको 350 रुपए के रेट पर इसलिए बेच दूंगा क्योंकि तब मार्केट वैल्यू वही हो जाएगा। सब एजम्पशन है। दुनिया में जितने भी इन्वेस्टमेंट्स होते हैं मेरे भैया एजम्पशन के बेसिस पर ही होते। अच्छा, इतनी बात आप लोगों ने लिख ली है तो थोड़ा सा और बात लिख लेते हैं। डू यू थिंक, क्या आप ऐसा सोचते हैं, डू यू थिंक दिस इन्वेस्टमेंट, डू यू थिंक दिस इन्वेस्टमेंट इज फाइनेंशियली वायबल? If opportunity, cost of capital, opportunity cost of capital is 10%। मेरी तरफ से पूरा एग्जाम्पल आपको लिखवा दिया गया है जो अपने आप में एक क्वेश्चन है। अब हमें इस सवाल का जवाब देना है, लेकिन इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं जानता हूं आपके दिमाग में एक बात चल रही है और यह बात चल रही है कि जो टर्म हमने यूज करा है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इससे हमारा मतलब क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये जो टर्म हमने यूज करा है, इससे हमारा मतलब क्या है? तो मेरी बात ध्यान से सुनी। अब आने वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे उसमें आपको यह टर्म लिखा हुआ जरूर ही मिलेगा। देखो मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं कोई इन्वेस्टमेंट करता हूं
तो इन्वेस्टमेंट में मुझे अपना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ब्लॉक करना पड़ेगा। वो पैसा जो ऑलरेडी मान लीजिए मेरे बैंक में पहले से इन्वेस्टेड है, और अगर मैं बैंक को कहूं कि वो पैसे मुझे दे दो क्योंकि मुझे शेयर खरीदना है, तो उस बैंक से आप पॉसिबली जो इंटरेस्ट पहले कमा रहे थे भाई, वो इंटरेस्ट इनकम गई। इसका मतलब आप कुछ सैक्रिफाइस करते हैं। जब आप कुछ सैक्रिफाइस करते हैं तो वहां पे टर्म आता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो जब तक आप हमें इस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल की जानकारी नहीं दोगे, तब तक इन्वेस्टमेंट के डिसीजन को हम लोग नहीं कंक्लूड कर पाएंगे कि ये फाइनेंशियली होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। चलिए काम करते हैं। आप लोगों ने एक तरीके से क्वेश्चन तो लिख ही लिया है, अब इसका जवाब दिया जाए। वेरी गुड जी, बड़ी अच्छी बात है। मैं जरा अगले पेज पर आ जाता हूं। ये जो एग्जाम्पल नंबर 1 है, आइए जी इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। इसका सॉल्यूशन लिखने का सिस्टम बहुत आसान है। इसका सॉल्यूशन कैसे लिखा जाता है, इसके कुछ कॉलम्स हैं जो लगभग हर क्वेश्चन में बनते हैं, और वो क्या हैं आप मेरे साथ साथ बनाइएगा। पीवीएफ यानी प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, और लास्ट में टोटल प्रेजेंट वैल्यू। आप ये 4 कॉलम से बना लीजिएगा। टोटल प्रेजेंट वैल्यू, देखो जो सिचुएशन हमारे सामने है उसमें पहले साल, दूसरे साल और तीसरे साल में पॉसिबली कैश इनफ्लो कितना हो सकता है। आप कहेंगे कि पहले साल के आखिर में हमको 20 रुपए का डिविडेंड मिलने का एस्टिमेटेड कैश इनफ्लो है। आप कहेंगे दूसरे साल के आखिर में हमको 25 रुपए का डिविडेंड मिलने का एस्टिमेटेड कैश इनफ्लो है। आप कहेंगे तीसरे साल के आखिर में एक तो 30 रुपए का डिविडेंड मिलेगा और हम शेयर बेच देंगे 350 रुपए में, तो अपने को दिख रहा है 380 रुपए। आप लोगों ने इतनी इंफॉर्मेशन लिख ली। आपने बताया पहले साल के आखिर में कितना कैश आएगा, दूसरे साल के आखिर में, तीसरे साल के आखिर में। जरा मुझे सोच कर बताइएगा कि इसका टोटल कितना है। इसका टोटल कितना है? इसका टोटल है 425। क्या 425 है कि नहीं? अच्छा, अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि आम आदमी की सोच क्या है, फिर मैं आपको खास आदमी की तरफ ले जाऊंगा। आम आदमी कैसे सोचता है जरा सुनिएगा। आम आदमी कैसे सोचता है, वो ये कहता है कि देखो भैया, अगर शेयर खरीदा जाए 300 रुपए का तो 300 गए, पर 425 तो वापिस आ गए। क्या इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे 125 रुपए का एडवांटेज हो गया? ये आम आदमी की सोच है। पर इसमें कमी क्या है? ये सोच गलत क्यों है? क्योंकि ये जो 300 रुपए जाएगा ये तो पहले दिन को चला गया, पर जो 425 आएंगे वो तो फ्यूचर में आएंगे, वो भी टुकड़ों में आएंगे। भाई साहब, ये कंपैरिजन गलत है। इसलिए इस कंपैरिजन को ठीक करने के लिए मुझे प्रेजेंट वैल्यू के कंसेप्ट को बीच पिक्चर में लाना होगा। मुझे ये कहा जा रहा है कि मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो 10% है। इसका मतलब मैं जो भी इन्वेस्टमेंट को इवेल्युएट करूंगा वो 10% के रेट पर इवेल्युएट करूंगा। अब आप जानते हो 10% के प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर मैं चाहूं तो कैलकुलेटर से पता कर सकता हूं। बहुत आसान तरीका है, 1 डिवाइडेड बाय 1.10 या 1.1 कह लीजिए, तो कैलकुलेटर कहता है 0.909, यानी एक साल के बाद जो 1 रुपया है आज उसकी प्रेजेंट वैल्यू 0.909 है। आप इसको फिर से 1.1 से डिवाइड कर दें, अब वो कहते हैं 0.826। आप इसको फिर डिवाइड कर दें, ये आता है 0.751। मैं उम्मीद करता हूं कि ये कैलकुलेशन आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लग रही होगी। इस पर कोई स्टूडेंट कह सकता है सर जी वो तो ठीक है, पर अगर मैं कैलकुलेटर का इस्तेमाल ना करना चाहूं तो मेरे भाई आइए थोड़ी देर के लिए हम जरा टेबल नंबर 1 ऑब्जर्व कर लेते हैं। भाई
टेबल नंबर 1 आप देख सकते हैं, ये आपकी बुक में पेज नंबर 2.91 पर गिवन है और ये इंफॉर्मेशन भी पेपर में दी ही जाती है। आप देख सकते हैं प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 10%, पहले साल का 0.909, देन 0.826 और फिर 0.751। इस तरीके से सारे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर बड़े आराम से टेबल से देखे जा सकते हैं। मैं एक बात और बता दूं, जो हम लोगों ने प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर इस टेबल में आपको बताए हैं वो डेसिमल के बाद सिर्फ 3 डिजिट तक है। आप चाहें तो इससे ज्यादा डिजिट ले सकते हैं, कैलकुलेटर आपके पास है, पर नॉर्मली ऐसा देखा गया है कि जो स्टूडेंट क्वेश्चन का आंसर देते हैं वो सिर्फ डेसिमल के बाद 3 ही डिजिट लेते। ठीक है ना? अच्छा, अब सोचिए 20 रुपए 1 साल बाद मिलेंगे, आज उसकी वैल्यू कितनी हुई ये जानने के लिए मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 0.909 से, तो मेरे भाई आज उसकी वैल्यू हो गई 18.18। सिमिलरली 25 रुपए मुझे मिलेंगे 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, उसकी आज की वैल्यू जानने के लिए मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 0.826 से, तो आज उसकी वैल्यू हो गई 20.65। वेरी गुड, मुझे 380 रुपए मिलेंगे 3 साल के बाद, आज की वैल्यू जानने के लिए मल्टीप्लाई करें 0.751 से, सो दिस इज 285.38। तो आप मुझे यह बताएं कि फ्यूचर में जो भी कैश इनफ्लो होगा जो कि दिखता 425 रुपए का है, आज उसकी वैल्यू कितनी है? अगर मैं इसका टोटल कर लेता हूं तो टोटल आता है, इन तीनों का टोटल 324.21। तो आप ये मत कहिए कि कैश इनफ्लो 425 है, नहीं, यह आपकी गलतफहमी है। आप कहिए कि कैश इनफ्लो की असली कीमत प्रेजेंट वैल्यू है 324.21 आज के हिसाब से सोचा जाए तो। इसमें से आप डिडक्ट करिएगा इनिशियल कैश आउटफ्लो, वैसे आप प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो भी कह सकते हैं, पर चूंकि सारा का सारा कैश अभी चला गया है तो फिर उसकी प्रेजेंट वैल्यू तो वही होगी। तो इनिशियल कैश आउटफ्लो कितना है? ₹300। तो जब आप ये 300 माइनस करते हैं तो आपको एनपीवी पता चल जाता है, और मेरे प्यारे ये एनपीवी कितना आ गया? 24.21। मैं इतनी बात जानता हूं कि ये एक पॉजिटिव अमाउंट आया है, मैं इतनी बात जानता हूं कि जाने वाला कैश सिर्फ 300 रुपए है और आने वाला कैश है 324 रुपए 21 पैसे। तो नेट में अगर सोचा जाए तो फाइनेंशियली मुझे एडवांटेज होगा। कितना एडवांटेज होगा? 24.21। तो आप कहेंगे सिंस NPV is greater than 0, the investment is financially viable। बहुत बढ़िया जी, इसका मतलब हमारी मैनेजमेंट को यह सलाह है, हमारी मिस्टर ए को यह सलाह है कि यह वाली इन्वेस्टमेंट हो जानी चाहिए। ठीक बात है ना? प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर की चिंता मत करिएगा, आप खुद भी कैलकुलेटर से पता कर सकते हैं, टेबल में से देख सकते हैं, और एग्जाम में तो हमेशा प्रोवाइड कराए ही जाते। अच्छा, एक बार जरा मैं पिछले पेज पे फिर वापस चलता हूं। ये जो क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ा था एक बार उस पर फिर से नजर मारिएगा। बेसिकली क्वेश्चन क्या था कि मिस्टर एक शेयर खरीदना चाहते हैं, यूं कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करेंगे तो 300 रुपए चले जाएंगे, उसके बाद फ्यूचर में इनको कैश आता हुआ दिख रहा है। इन्होंने आपसे पूछा इन्वेस्टमेंट हो जानी चाहिए या नहीं हो जानी चाहिए, और इन्होंने आपको अपना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल बताया जो कि था 10%। पर मेरे प्यारे बच्चों, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो दुनिया में हर आदमी का अलग है। अगर कोई कहता कि मैंने पैसे बैंक में जमा कराए, बैंक से पैसा निकालूंगा, तो सेक्रीफाइस बैंक का वो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। कोई कह सकता है, हो सकता है मैंने पैसा अपने बिजनेस में लगा रखा है, अगर मैं बिजनेस से पैसा निकालूंगा तो मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कुछ और हो सकता है। अगर ऐसा हो गया तो हम सिचुएशन को कैसे इवेल्युएट करेंगे? आइए बात को आगे बढ़ाते हैं और हम लिखते हैं
एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 में लिखेगा सपोज इन प्रीवियस एग्जाम्पल, मैं अगर उसी एग्जाम्पल को वापस लेकर आता हूं और उसी को कंटिन्यू करता हूं, सपोज इन प्रीवियस एग्जाम्पल द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल, the opportunity cost of capital is 20%. What would have been your decision? अगर ऐसा होता तो बताइए फिर आपका डिसीजन क्या होता, या यूं कहे कि आपका आंसर क्या होता। तो ठीक है जी, एक बार फिर से सिचुएशन को हैंडल किया जाए, सॉल्यूशन उसी पैरामीटर पर दिया जाए। तो आप लोग वही कॉलम्स फिर से बनाएंगे, सबसे पहले ईयर, देन कैश इनफ्लो, कैश इनफ्लो के बाद प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट रेट ऑफ 20%, और लास्ट में टोटल प्रेजेंट वैल्यू। भाई किसी का कॉस्ट ऑफ कैपिटल 20% है तो है, इसमें आप और मैं क्या कर सकते हैं, 1 2 3, वही कैश इनफ्लो जो पिछले एग्जाम्पल में भी थे, पहले साल का 20 रुपए, दूसरे साल का 25 रुपए, और तीसरे साल का कितना था, 380 रुपए, यही थे ना। अब रहा सवाल 20% के प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। तो ये मैं एक काम करता हूं, मैं 1 को डिवाइड कर देता हूं 1.2 से, 1.20 से। तो कैलकुलेटर महाशय कहते हैं कि प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है 0.833। अच्छा जी, 0.833। मैं चाहूं तो इसको टेबल नंबर जो कि पेज नंबर 2.91 पर है, मैं वहां जाकर भी इसको चेक कर सकता हूं। अच्छा जी, सेकेंड ईयर का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है 0.694, थर्ड ईयर का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है 0.579। 0.579 आप चेक करिए। इस बीच में आप पेज नंबर 2.91 पर जाकर चेक कर सकते हैं कि वहां पर भी प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर यही है कि नहीं है। आपने जरूर चेक कर लिया होगा। मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। 20 रुपए का कैश इनफ्लो होगा, आज की वैल्यू जानने के लिए 0.833 से मल्टीप्लाई करें तो भैया ये आ गया 16.66, 25 मल्टीप्लाइड विद 0.694, ये आ गया 17.35। वेरी गुड। 380 मल्टीप्लाइड विद 0.579, ये आ गया 220.02। अब अगर मैं आपसे पूछूं जो भी कैश इनफ्लोज हैं जरा इसका टोटल बता दीजिए, तो आपका जवाब क्या होगा? आपका जवाब होगा 254.03। भाई फ्यूचर में जो भी कैश इनफ्लो हो रहा है, जब मैंने उसकी आज की वैल्यू जाननी चाहिए तो मुझे बताया गया 254.03। बड़ी अच्छी बात है जी। इसमें से ऑब्वियसली मैं क्या डिडक्ट कर दूंगा? इनिशियल कैश आउटफ्लो। मैं इसको प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो भी कह सकता हूं। अच्छा, वो कितना है? 300 रुपए। अब आप सोचिए कंक्लूजन्स किन लाइंस पर जाएगा? आप कहेंगे कि 300 चले गए, लो बताओ, और फ्यूचर में आएगा 254 खाली। मेरे भाई मैं ये इन्वेस्टमेंट क्यों करूंगा? मुझे तो इसमें बहुत बड़ा लॉस होता हुआ नजर आ रहा है, फाइनेंशियल डिसएडवांटेज नजर आ रहा है। कितना? 45.97। ये फाइनेंशियल डिसएडवांटेज इसके साथ जुड़ा हुआ है जी। बड़ी अच्छी बात है। अब आप क्या कहेंगे? सिंस एनपीवी नेगेटिव अमाउंट है, मैं कहूंगा लेस देन 0। ये वाली जो इन्वेस्टमेंट है
ये नहीं होनी चाहिए। द इन्वेस्टमेंट इज नॉट फाइनेंशियली वायबल। फाइनेंशियली तो ये इन्वेस्टमेंट नहीं होनी चाहिए। बाकी हर आदमी की अपनी मर्जी है जी, कई बार लोग इन्वेस्टमेंट कर ही देते हैं, पता नहीं क्यों। और आप जानते हैं कि शेयर मार्केट्स में तो फिर उल्टी सीधी इन्वेस्टमेंट हो ही जाती है। भाई अगर आप अपने चाचा जी से, ताया जी से, मामा जी से, पड़ोसी से पूछकर इन्वेस्टमेंट करोगे तो फिर इन्वेस्टमेंट के फैसले गलत होंगे ही होंगे। फाइनेंशियल बेसिस नहीं अडॉप्ट करोगे, साइंटिफिकली नहीं सोचोगे, तो इन्वेस्टमेंट के बेसिस गलत होंगे ही होंगे। इसलिए फाइनेंस का ये सब्जेक्ट हम चाहते हैं कि फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को इस स्टेज पर पढ़ा दिया जाए, ताकि बाद में जब वो अपने क्लाइंट्स के करोड़ों के मैटर डील करें तो उनको फाइनेंशियली वो एडवांटेज लाकर दे। और मेरे प्यारे बच्चों, जब क्लाइंट का एडवांटेज करोड़ों में होगा तो ही तो आपकी फीस आपको लाखों में मिलेगी। कुल मिलाकर ये मैंने आपको एग्जाम्पल नंबर 2 करवा कर दिया है। मैं अभी भी नहीं सोचता हूं कि मैं आपको बुक के क्वेश्चंस पर लाकर दूं, तो सोचता हूं कि आपको एक एग्जाम्पल और करवा के दे दिया जाए। तो मैं अगले पेज की तरफ आना चाहूंगा। एग्जाम्पल नंबर 3। अच्छा, एग्जाम्पल नंबर 3 में आप क्या करेगा, आप पहली इंफॉर्मेशन लिखेगा इनिशियल इन्वेस्टमेंट। चलिए शाबाश, आप लिखेगा कि किसी प्रोजेक्ट में अगर आप पहले ही दिन इन्वेस्टमेंट कर दें तो भाई वो इन्वेस्टमेंट कितनी हो जाएगी। आप कोई अमाउंट हम अपनी तरफ से एज्यूम कर लीजिए। लेट अस एज्यूम दैट इज ₹1 लाख। आप कोई अमाउंट एज्यूम कर लीजिए। मान लीजिए इन्वेस्टमेंट किसी प्रोजेक्ट में है 1 लाख रुपए। दूसरी बात, फ्यूचर कैश इनफ्लो। अच्छा, ये जो मैं आपको कह रहा हूं फ्यूचर कैश इनफ्लो, ईयर्स 1 to 4, ईयर्स 1 to 4, इसका मतलब 4 साल तक लगातार आपको जो कैश इनफ्लो होता रहेगा वो आप मान लीजिए ₹30,000 पर एनम। 30,000 कैश इनफ्लो ईयर 1 में भी होगा, ईयर 2 में भी होगा, ईयर 3 में भी होगा, ईयर 4 में भी होगा। एक काम और करिएगा, एक काम और करिएगा, सैल्वेज वैल्यू। भाई इन्वेस्टमेंट करोगे तो सैल्वेज वैल्यू भी तो होगी, और ये सैल्वेज वैल्यू कब होगी? एंड ऑफ 4th ईयर, 5वें साल के आखिर में। लेट अस एज्यूम दिस इज ₹20,000। मान लेते हैं कि वो सैल्वेज वैल्यू है 20,000। अच्छा, एक काम और करिएगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल। वैसे अगर आप इसको खाली कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी कहें तो भी चल जाएगा। आप बार बार अपॉर्चुनिटी टर्म यूज करें, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मान लीजिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 5%। इसका मतलब समझते हैं जी कि अगर हम ये पैसा यहां ना इन्वेस्ट करके कहीं और इन्वेस्ट कर रहे होते तो 5% इनकम तो हम वहां वैसे ही रियलाइज कर सकते थे। मान लीजिए ये इंफॉर्मेशन आपके पास है और आपको कहा जाता है कि आप इन्वेस्टमेंट को इवेलुएट करिए, तो आप इसका जवाब कैसे देंगे? बहुत आसान तरीका है जी। इसके सॉल्यूशन की तरफ आइएगा। सॉल्यूशन में आप वही कॉलम्स बनाएं। मेरा मतलब है सबसे पहले तो आप ईयर का ही कॉलम बनाएंगे, देन फिर आप कहेंगे कैश इनफ्लो। वेरी गुड। नेक्स्ट, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट रेट ऑफ 5%। नेक्स्ट, फिर आप बताएंगे टोटल प्रेजेंट वैल्यू। वेरी गुड जी, इतने कॉलम्स आप लोगों ने बना लिए हैं, बड़ा अच्छा काम किया। इसको थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूं जी। आप क्या कहेंगे कि ईयर 1 2, ध्यान से देखिएगा, टोटल ईयर्स 1 to 4 हैं, ओके, पर आप क्या करेंगे? आप लिखेंगे ईयर्स 1 to 3। बताओ मैंने ईयर्स 1 to 3 क्यों लिखा? ईयर्स 1 to 3 क्यों लिखा?
अच्छा चलिए एक काम करते हैं मैं इस कंसेप्ट को थोड़ी देर के लिए रोकता हूं। मैं चलो आपकी बात मान गया, रोकता हूं मैं इसको। आप लिखेंगे ईयर 1 2 3 4। जो मैं अभी बात कहने की कोशिश कर रहा था उसको मैं थोड़ी देर में लेकर आता हूं, मैं उसी कंसेप्ट को लेकर आऊंगा। आप कहेंगे कि पहले साल का कैश इनफ्लो है 30,000, वेरी गुड। दूसरे साल का कैश इनफ्लो है 30,000, यह भी बड़ी अच्छी बात है। तीसरे साल का कैश इनफ्लो है 30,000, लेकिन चौथे साल का कैश इनफ्लो 30,000 तो है ही, उसमें 20,000 सैल्वेज वैल्यू अगर मैं ऐड कर देता हूं तो टोटल कैश इनफ्लो फोर्थ ईयर का हो गया 50,000। क्या मैं सही कह रहा हूं जी? तो कैलकुलेटर भाई साहब से पूछिए, अगर 5% का कॉस्ट ऑफ कैपिटल है तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कितना हुआ? या तो टेबल से देख लीजिए या फिर 1 डिवाइडेड बाय 1.05, तो यह है 0.952। ठीक बात है? ओके, आप इसको फिर डिवाइड करें 1.05 से, या इज इक्वल टू का बटन दबा दीजिएगा, उससे भी वही फिगर आ जाती है 0.907। अगेन थर्ड ईयर का फैक्टर आ गया 0.864। फिर से आप मुझे फोर्थ ईयर का फैक्टर बताएं, 0.823। चेक करिए क्या ये आपके प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? बड़ी अच्छी बात है जी। अच्छा, पहले साल का जो 30,000 का कैश इनफ्लो है उसको मैंने मल्टीप्लाई करा 0.952 से, तो ये आ गया 28,560। वेरी गुड। सेकेंड ईयर 30,000 मल्टीप्लाइड विद 0.907, ये आ गया 27,210। थर्ड ईयर 30,000 मल्टीप्लाइड विद 0.864, वी गेट 25,920। लास्ट ईयर 50,000 मल्टीप्लाइड विद 0.823, वी गेट 4,1150। आइए सभी कैश इनफ्लोस के प्रेजेंट वैल्यू का टोटल पता कर लेते हैं। 25,920 प्लस 27,210 प्लस 28,560, तो मेरे भाई आ गया 122,840। तो फ्यूचर में जितने भी कैश इनफ्लोज होंगे हमने उसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करी, इसमें से माइनस कर दीजिएगा इनिशियल कैश आउटफ्लो। इनिशियल कैश आउटफ्लो जो कि आपने एज्यूम किया था 1 लाख रुपए, ऐसा करने से आपको एनपीवी कितना पता चल जाएगा? 22,840। मैं कहता हूं जो भी है एनपीवी आया तो पॉजिटिव ही ना, जीरो से ज्यादा ही आ रहा है ना, तो इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियली वायबल है। पर आप ये कह सकते हैं सर आप ये कितना आसान क्वेश्चन हमको करवा कर दे रहे हैं, इस क्वेश्चन का कोई लेवल थोड़ी है, या आप हमको नहीं भी करवा कर देते हमको तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो मैंने आपको आंसर करवा के दिया है ये टाइम पास करने के लिए नहीं करवा कर दिया है, इसके ये मैंने सोची समझी रणनीति के तहत आपको ये क्वेश्चन करवा के दिया है, और उसका खुलासा मैं अब करूंगा कि ये वाला क्वेश्चन, ये वाला एग्जाम्पल मैंने आपको क्यों करवा कर दिया है। पर उसके लिए मुझे अगले पेज पर जाना पड़ेगा, तो मैं काम करता हूं, अगले पेज पर आ जाता हूं जी। आप एक काम करिएगा, हेडिंग डालिएगा अल्टरनेटिव सॉल्यूशन। चलिए शाबाश, हेडिंग डालिएगा अल्टरनेटिव सॉल्यूशन। इसमें आप क्या करेंगे? ईयर कैश इनफ्लो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर
एट रेट ऑफ 5% और लास्ट में टोटल प्रेजेंट वैल्यू। वेरी गुड जी। आप देख रहे कॉलम्स मैंने वही बनाए हैं, लेकिन फर्क यह है कि मैं ईयर के कॉलम में लिखूंगा ईयर 1, 2, 3 और ईयर 4 अलग से। मैं ये कहूंगा कि ईयर 1, 2, 3 कैश इनफ्लो है 30,000 पर एनम। मैं ये कहूंगा कि फोर्थ ईयर का कैश इनफ्लो है 50,000। मैं एक तरीके से वही बात कह रहा हूं, लेकिन अलग ढंग से कह रहा हूं। अच्छा, आप देख सकते हैं, जरा पिछले पेज पर आइएगा। पहले वाला 30,000 इससे मल्टीप्लाई हुआ, दूसरे वाले का ये प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर था, तीसरे वाले का ये प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर था। क्या मुझे इन तीनों का टोटल बता सकते हैं? क्या मुझे इन तीनों का टोटल बता सकते हैं? 0.952 प्लस 0.907 प्लस 0.864। तो मेरे प्यारे बच्चों, इन तीनों प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर का टोटल है 2.723। तो मैं सीधा 2.723 से अगर मल्टीप्लाई कर देता हूं तो बात वही आएगी कि नहीं आएगी? मैं फिर से बता रहा हूं, मैंने क्या करा कि ईयर 1, 2, 3 के प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर का टोटल कर लिया। मैं सीधे टोटल से मल्टीप्लाई करूंगा तो होगा क्या कि ईयर 1, 2, 3 का कंबाइंड आंसर मेरे को स्ट्रेट अवे पता चल जाएगा। इतना मैथमेटिक्स तो आप भी समझते हैं। फोर्थ ईयर का फैक्टर 0.823 है, तो फोर्थ ईयर का मैंने अलग से लिख लिया जी। ठीक है ना? चलिए आइए कोशिश करते हैं। 2.723 मल्टीप्लाइड विथ 30,000, तो भैया ये आ गया 81690। 81690 है जी, वेरी गुड। 50,000 मल्टीप्लाइड विथ 0.823, ये आ गया 41150। दोनों का टोटल कर लो भाई, 81690, ये आ गया 122,840। आप मुझे बताइए वही आंसर आया कि नहीं आया? माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्टमेंट आपकी इनिशियली हुई थी, जो इनिशियल कैश आउटफ्लो हुआ था, वो था आपका 1 लाख रुपए। आप जैसे ही 1 लाख रुपए माइनस करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, एनपीवी आ जाएगा और वही अमाउंट आएगा 22,840। अच्छा, कोई नई बात मैंने आपको नहीं बताई। मैंने तो आपको सिर्फ बताया है कि जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आप ईयर 1, 2, 3 का अलग अलग लिख रहे थे, उसको कंबाइंड कर दें। अच्छा, अब आपको ऐसा लग सकता है कि सर इसमें तो हमको खुद प्लस करके देखना पड़ेगा, और कैलकुलेटर में मान लो साहब 2 का 3, 3 का 2 हो गया, तो ये गलती हो जाएगी हमसे। क्या ऐसा हो सकता है कि जो 2.723 आपने टोटल करा है, ये हमको कहीं लिखा हुआ मिल जाए? क्या ये ऐसा हो सकता है कि ये हमको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर का जो टोटल होता है वो हमको कहीं लिखा हुआ मिल जाए? तो मैं आपको बताना चाहूंगा, ये खुशखबरी आपके सामने लाना चाहूंगा कि हमारे पास एक दूसरा टेबल भी है, और ये दूसरा टेबल है, ये कहां पर है? पेज नंबर 2.92 पर है। आप चेक कर सकते हैं पेज नंबर 2.92 पे जो दूसरा टेबल है, जिसको कहा गया है प्रेजेंट वैल्यू एनुटी फैक्टर। आप टर्म देखिएगा, प्रेजेंट वैल्यू एनुटी फैक्टर। प्रेजेंट वैल्यू एनुटी फैक्टर। अब यहां पे ऑब्जर्व करिएगा, अगर आप 5% के रेट पर जाते हैं, देखिए 5% है, और 5% पर जब मैं 3 साल का फैक्टर का इकट्ठा टोटल पता करता हूं, तो क्या यह सीधा मुझे 2.723 दिखता है कि नहीं दिखता? तो इसीलिए अगर आपको सारे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर का टोटल पता करना है, किसी भी रेट पर पता करना हो, कितने भी ईयर्स का पता करना हो, तो बड़े आराम से आप टेबल नंबर सेकंड टेबल जो है, जो पेज नंबर 2.92 पर है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपको बहुत फायदा होगा। अच्छा, ये तो हो गया अल्टरनेटिव सॉल्यूशन।
जो इसका सॉल्यूशन का आंसर देकर आपको बहुत मजा आया होगा, लेकिन सोचता हूं कि आपको थोड़े से मजे और दिलवा देता हूं, सोचता हूं कि आपको थोड़े से मजे और दिलवा दूं। तो एक काम करें, भैया मैं तो इसी में लिख लेता हूं, लेकिन आपको दोबारा से लिखना पड़ेगा। मैं तो इसी में लिख रहा हूं आपको, लेकिन दोबारा से लिखना पड़ेगा। अल्टरनेटिव सॉल्यूशन अनदर, मैं इसी में लिख लेता हूं, आपको दोबारा लिखना पड़ेगा जी। आपको ऐसा लग सकता है सर ये तो गलत बात है ना। हाँ तो क्या करे भैया, टीचर को कुछ ना कुछ एडवांटेज तो मिलने चाहिए ना। चलो आप दोबारा से लिखो जी, मैं तो बस जो मिटाना है बस उसको मिटा दूंगा और क्या। अल्टरनेटिव सॉल्यूशन अनदर, एक और अल्टरनेटिव सॉल्यूशन। आप जरूरी कॉलम से बना लीजिए, हम दावा करते हैं उससे भी वही आंसर आएगा जी। वेरी गुड। तो जी आप लोगों ने जरूरी कॉलम से बना लिए होंगे। देखो इसमें मैं क्या करने वाला हूं, मैं इसमें क्या करूंगा कि ईयर्स में लिखूंगा 1 to 4 और मैं लिखूंगा कैश इनफ्लो ₹30,000 पर एनम, यानी 30,000 का कैश इनफ्लो पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे हर साल है। हां मैं जानता हूं कि चौथे साल में सैल्वेज वैल्यू अलग से है, तो मैंने फोर्थ ईयर में 20,000 अलग से लिख लिया सैल्वेज वैल्यू के नाम पर। भाई आप सोचिए मैथमेटिकली मैंने कुछ गलत थोड़ी कहा। ईयर 1 to 4 30,000 ईच ईयर और फोर्थ ईयर में 20,000 अलग से। अब मैं क्या करूंगा, जब मैं प्रेजेंट वैल्यू एनुटी फैक्टर उठाऊंगा, मैं चाहूं तो पेज नंबर 2.92 पर जाकर देख सकता हूं कि भैया 4 साल कर 5% के रेट पे एनुटी फैक्टर कितना है। मैं चला ही जाता हूं जी इसी बहाने। ओके, ये रहा पेज नंबर 2.92, 5% का रेट, 4 साल का फैक्टर है 3.546, 3.546। वैसे अगर मैं मेरे पिछले सॉल्यूशन पे जाता, जो मैंने 4 साल के अलग अलग फैक्टर लिखे थे, अगर मैं इन सबका टोटल करता हूं मुझे तब भी पता चल जाता, लेकिन फोर्थ ईयर का फैक्टर है 0.823। ये 0.823 आप यहां ले आइए। भाई मैं ऐसे कर सकता हूं ना, इसमें कोई कंफ्यूजन तो है नहीं। अब 30,000 का कैश इनफ्लो 4 साल तक लगातार है, मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 3.546 से, तो ये आ गया 106,380। वाह जी वाह। 20,000 मल्टीप्लाइड विद 0.823, 16460। तो भैया ये आ गया 122,840। वही आंसर आया कि नहीं आया? अच्छा एक बात ईमानदारी से बताना, 3 मेथड का नाम लेकर क्या हम स्टूडेंट को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या ये 3 मेथड हैं भी कि नहीं? हैं भी कि नहीं 3 मेथड? आप कहेंगे सर कोई 3 मेथड नहीं है, आप तो हमको बेवकूफ समझते हैं साहब। इतना सिंपल सा मैथमेटिकल टेक्निक है, कोई भी इसको अप्लाई कर सकता है। जो भी है मैंने आपको पहली टेक्निक नेट प्रेजेंट वैल्यू से इंट्रोड्यूस करवा दिया है। अब मैं इसको बेस बनाऊंगा और मैं आपको बड़े सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की तरफ ले जाऊंगा। अब हम रिवीजन की ओरिजिनल वीडियो में वापस आ गए। टेक्निक नंबर 2, इसका नाम है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, पॉपुलरली नोन एज पीआई। वैसे हम इसको प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स भी कहते हैं और डिजायरेबिलिटी फैक्टर भी कहते हैं, लेकिन आप मान के चलिए पीआई, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, ही इसका सबसे ज्यादा पॉपुलर नेम है। भाई इसका अगर मैं सीधे फार्मूला आपको बताऊं तो वो है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज। एनपीवी का फार्मूला क्या था?
इनफ्लो माइनस आउटफ्लो। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का फॉर्मूला हो गया इनफ्लो डिवाइडेड बाय आउटफ्लो। आप इसको यूं सोचिए कि मान लीजिए इनफ्लोज का अमाउंट है ₹10,000 और आउटफ्लोज का अमाउंट है ₹8,000। तो भाई अगर आप एनपीवी की टेक्निक लगाएंगे तो आपको एनपीवी पता चलेगा ₹2,000, यानी आपको जो फाइनेंशियल एडवांटेज हुआ है उसका एब्सोल्यूट अमाउंट है ₹2,000। लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स ये कहता है कि देखिए अपने को ये फाइनेंशियल एडवांटेज या डिसएडवांटेज एब्सोल्यूटली नहीं, प्रोपोर्शन की कंटेक्स्ट में जानना है। जैसे अगर हम इस फार्मूले को अप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 10,000 डिवाइडेड बाय 8,000। 10,000 डिवाइडेड बाय 8,000 अगर हम इसकी रेशो कैलकुलेट करेंगे तो ये आ गया 1.25:1। तो अगर आपसे पूछा जाए प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स एक कंपनी का 1.25:1 है या चलिए 1.25, तो इसका क्या मतलब है? तो आप कहेंगे सर इसका मतलब ये है कि अगर इन्वेस्टमेंट, अगर कैश आउटफ्लो है ₹1 तो फ्यूचर में होने वाला कैश इनफ्लो है 1.25। ₹1 जाएगा, ₹1.25 आएंगे। इसका मतलब जो आपको एडवांटेज होगा वो 25% हुआ। 1.25 में जो 0.25 है वो बेसिकली 25% एडवांटेज को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आप अपना फाइनेंशियल एडवांटेज या डिसएडवांटेज अगर परसेंटेज में जानना चाहते हैं तो आप प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के पैरामीटर को अप्लाई करें। लेकिन अगर आपको एब्सोल्यूटली जानना है तो टेक्निक नंबर 1 दैट इज नेट प्रेजेंट वैल्यू की टेक्निक, आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, जब आप पीआई कैलकुलेट करेंगे तो फिर आप डिसीजन मेकिंग रूल को अप्लाई कैसे करेंगे? बहुत ही सिंपल है भाई। अगर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स पीआई 1 से ज्यादा है, जैसा कि आप यहां देख सकते हैं 1.25, तो आपका ऑब्वियस कंक्लूजन ये होगा कि ये जो इन्वेस्टमेंट है ये फाइनेंशियली वायबल है। कंक्लूजन का बेस क्या रहा कि इन्वेस्टमेंट है कम, आउटफ्लो है कम, लेकिन इनफ्लो है ज्यादा। लेकिन अगर यही प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स लेस देन 1 है तो आपका कंक्लूजन क्या होना चाहिए कि ये जो इन्वेस्टमेंट है ये है नॉट फाइनेंशियली वायबल, या फिर फाइनेंशियली अनवायबल भी आप इसको कह सकते हैं। ठीक बात है। जैसे मान लीजिए आपने प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कैलकुलेट किया और ये आ गया 0.95:1, तो आप इसको कैसे समझोगे कि इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट तो ₹1 की हो रही है, कैश जा तो ₹1 रहा है, लेकिन जो फ्यूचर में कैश आएगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू है सिर्फ 95 पैसे। ये कोई बात थोड़ी हुई कि हम ₹1 इन्वेस्ट करें और हमको 95 पैसे मिले। इसका तो मतलब ये हुआ कि हमको 5% का डिसएडवांटेज हो गया। लेकिन अगर यही प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स एग्जैक्टली 1 हो जाए तो, इज इक्वल टू 1 हो जाए तो आप कहेंगे सर इसका मतलब ये तो इंडिफरेंट पोजीशन को रिप्रेजेंट करेगा। और ये आंसर एग्जैक्टली 1 आएगा कैसे? अरे भाई आप डिवाइड करते हैं ना, अगर आप x को y से डिवाइड करोगे और x और y दोनों इक्वल आ जाएंगे तो आंसर तो 1 आएगा ही। वो सारी सिचुएशन जिसमें इनफ्लो और आउटफ्लो इक्वल हो जाते हैं, यानी जो कैश जाता है वही वापस आ जाता है एज इट इज, ना कम ना ज्यादा, उसको हम कहते हैं कि प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स हो गया 1। और इन्वेस्टमेंट ना फाइनेंशियली वायबल है ना अनवायबल है, हम उसको कहेंगे इनडिफरेंट पोजीशन। बात समझ में आ गई ना? ओके। अच्छा, एक ना पीआई से जुड़ा हुआ एक कंसेप्ट हमारे पास है, वो क्या है कि जो टेक्निक नंबर 1 पड़ी थी एनपीवी, जो टेक्निक नंबर 2 है वो है पीआई। अगर कभी इन दोनों के बीच में झगड़ा हो जाए तो, पर सवाल ये उठता है कि दोनों में झगड़ा होगा क्यों भला? अरे झगड़े के लिए मैं काम करता हूं, जरा अगली स्लाइड का इस्तेमाल करता हूं। एक एग्जाम्पल मैंने पहले से उसकी 2 लाइनें लिखी हुई। मान लीजिए 2 प्रोजेक्ट हैं एक्स और वाई। प्रोजेक्ट एक्स ने कहा कि अगर आप हमारे पास आओगे तो आपको 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने होंगे, लेकिन फ्यूचर में हम आपको 1,10,000 का इनफ्लो देंगे। हमने कहा बड़ी अच्छी बात है। इसका तो मतलब ये हो गया कि फाइनेंशियल एडवांटेज है ₹10,000।
अच्छा, प्रोजेक्ट वाई ने कहा अरे आप हमारे पास आइए, अगर आप हमारे पास आओगे तो 1,50,000 का इन्वेस्टमेंट होगा, लेकिन फ्यूचर में होने वाला कैश इनफ्लो होगा 1,62,000। तो बताइए फाइनेंशियल एडवांटेज कितना हुआ? वेल दिस इज ₹12,000। तो मेरे भाई अगर आप एनपीवी से पूछोगे, नेट प्रेजेंट वैल्यू से पूछोगे कि इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट एक्स में होनी चाहिए कि वाई में होनी चाहिए, तो ऑब्वियसली एनपीवी का कंक्लूजन क्या होगा कि भाई प्रोजेक्ट वाई में एनपीवी ज्यादा है, वहां होने वाला फाइनेंशियल एडवांटेज ज्यादा है, तो इन्वेस्टमेंट वाई के फेवर में होनी चाहिए। लेकिन जब हम प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स से पूछते हैं तो वो क्या कहेंगे? ओके 1,10,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख कितना आ गया? 1.10। यानी अगर आपकी इन्वेस्टमेंट ₹1 तो आपको मिलेंगे ₹1.10, 10% का एडवांटेज। वेरी गुड। लेकिन जब मैं 1,62,000 को अगर मैं 1,50,000 से डिवाइड करता हूं तो यही प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स यहां पर आ जाता है 1.08। यानी प्रोजेक्ट वाई से जो फाइनेंशियल एडवांटेज हो रहा है वो भले ही एब्सोल्यूटली एक्स के कंपैरिजन में ज्यादा है, लेकिन प्रोपोर्शन में सोचा जाए वो फाइनेंशियल एडवांटेज वाई के केस में है सिर्फ 8%। प्रोपोर्शन के सेंस में एक्स आपको एडवांटेज देता है 10%, 10%, वाई देता है सिर्फ 8%। तो अगर आपको परसेंटेज की फिगर को ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है तो आपको यह एडवाइस दी जाती है कि आप एक्स में इन्वेस्टमेंट पहले करें। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, मेरी नजर में प्रोपोर्शन की इंपॉर्टेंस नहीं है, मैं तो एब्सोल्यूट एडवांटेज कोई ज्यादा सिग्निफिकेंट पैरामीटर पे डील करना चाहता हूं, तो फिर आप प्रोजेक्ट वाई को इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अच्छा, मैं ये भी कह सकता हूं कि अगर आपके पास फंड्स की शॉर्टेज है, आपके पास फंड्स अनलिमिटेड है, वैसे दुनिया में फंड्स किसके पास अनलिमिटेड है भाई? तो हमारी एडवाइस ये है कि अगर फंड्स लिमिटेड हैं और आप इसको बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट फैक्टर मानते हो तो आपको एब्सोल्यूट एडवांटेज नहीं, आपको प्रोपोर्शन का एडवांटेज कंसीडर करना चाहिए। तो आप ऐसा सोच सकते हैं कि अगर आप फंड्स को लिमिटिंग फैक्टर मानते हैं तो प्रोपोर्शन का एडवांटेज, नहीं तो फिर आप एब्सोल्यूट एडवांटेज, मेरा मतलब है एनपीवी की टेक्निक को मोर इंपॉर्टेंट टेक्निक मान सकते हैं। अच्छा, ये हमारी तरफ से रही टेक्निक नंबर 2। अब मैं आपका ध्यान ले आता हूं टेक्निक नंबर 3 की तरफ। ओके, अगली स्लाइड पर चलते। ओके, अब टेक्निक नंबर 3, टेक्निक नंबर 4, दोनों टेक्निक्स इकट्ठे। नाम है पेबैक पीरियड एंड डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड। आप पेबैक पीरियड को सिर्फ सिंपल पेबैक पीरियड भी कह सकते हैं, और ये तो खैर डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड है ही। वेल, डिस्काउंटेड टर्म से हमारा मतलब है कि इसमें प्रेजेंट वैल्यू की कैलकुलेशंस होंगी, लेकिन जब आप कहते हैं पेबैक पीरियड या सिंपल पेबैक पीरियड तो इसका मतलब ये कैलकुलेशन एब्सोल्यूट टर्म्स में करनी है, इसमें प्रेजेंट वैल्यू की कैलकुलेशन इनकॉर्पोरेट नहीं करी जाएंगी। खैर, ये कंसेप्ट है क्या? देखिए, जब हम टर्म यूज करते हैं पेबैक, इसका मतलब है कि वो कितना टाइम लिमिट है कि जिसके अंदर हमारी इन्वेस्टमेंट की रिकवरी हो जाती है। तो इसकी डेफिनेशन भी बड़ी सिंपल है। इट मींस द टाइम लिमिट इन विच द इन्वेस्टमेंट इज रिकवर्ड विद द हेल्प ऑफ फ्यूचर कैश इनफ्लोज। इसको ज्यादा आसानी से समझाने के लिए एक एग्जाम्पल मैं आपके पास लेकर आता हूं। वेल, मान लीजिए कि एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें आपकी इन्वेस्टमेंट है ₹1 लाख। ओके, इन्वेस्टमेंट 1 लाख, और इस प्रोजेक्ट से फ्यूचर में आने वाले 6 साल में ईयर 1 2 3 4 5 6 हर साल कैश इनफ्लो होगा 25,000। मैं अभी इसमें प्रेजेंट वैल्यू की कैलकुलेशन को इनकॉर्पोरेट नहीं कर रहा हूं। अगर यह सिचुएशन आपके सामने आए और आपसे पूछा जाए कि क्या पेबैक पीरियड कितना है बताइए, तो बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है। और वो सिंपल कैलकुलेशन आप कैसे हैंडल करेंगे? वेरी सिंपल, आप कहेंगे कि प्रोजेक्ट में आपकी इन्वेस्टमेंट है 1 लाख। लेट द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट बी डिवाइडेड बाय, हर साल का कैश इनफ्लो 25,000 है। आप इसको अगर डिवाइड कर दें 25,000 से डिवाइड करते ही सीधा आपको पता चल जाएगा 4 इयर्स,
ये बात आप वैसे भी कंफर्म कर सकते हैं। अगर एक साल का कैश इनफ्लो 25,000 है तो 4 साल के अंदर अंदर आप ये पाते हैं कि आपकी जितनी भी इन्वेस्टमेंट हुई पड़ी थी 1 लाख रुपए, उसकी सारी की सारी रिकवरी हो गई। तो इस एग्जाम्पल के हिसाब से पेबैक पीरियड है 4 साल, या रियल सेंस में सोचा जाए तो 5th ईयर और 6th ईयर में आप रियल प्रॉफिट कमाने वाले हैं। लेकिन चलिए पेबैक पीरियड के कंसेप्ट पर वापस आते हैं। पेबैक पीरियड का जब आपको डिसीजन देना होगा, मैनेजमेंट को बताना होगा कि इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियली वायबल है या नहीं है, उसके लिए आपको जो भी पेबैक पीरियड कैलकुलेट किया गया है उसको स्टैंडर्ड पेबैक पीरियड से कंपेयर करना होगा। स्टैंडर्ड पेबैक पीरियड से मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यह है कि आप जिस इंडस्ट्री को बिलोंग करते हैं वहां पे पैरामीटर्स कैसे फिक्स करे गए हैं, या अगर आप अपने कॉम्पिटिटर्स के बारे में बात करें, अगर मान लीजिए आपके कॉम्पिटिटर्स के केस में या स्टैंडर्ड जो इंडस्ट्री के पैरामीटर्स हैं उसके हिसाब से पेबैक पीरियड तो जी 3 साल का होना चाहिए, यानी 3 साल में अगर रिकवरी हो जाए तो इसका मतलब इन्वेस्टमेंट बढ़िया है। पर आप कहोगे अरे मेरे केस में तो इन्वेस्टमेंट की रिकवरी करने में 4 साल लग रहे हैं, ये तो बुरी बात है। इंतजार करने का पीरियड जितना ज्यादा लंबा होता जाएगा सिचुएशन उतनी अनफेवरेबल होती जाएगी। तो आप सिंपल सा पैरामीटर अडॉप्ट करें कि जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन हमारे सामने आया है, जो सिचुएशन हमारे सामने आई है, अगर उसका पेबैक पीरियड जो स्टैंडर्ड पेबैक पीरियड है, जो इंडस्ट्री का पेबैक पीरियड है, जो बाकी कॉम्पिटिटर्स का पेबैक पीरियड है, अगर उससे कम है तो इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियली वायबल की कैटेगरी में जाएगी। लेकिन अगर हमारे केस का पेबैक पीरियड ज्यादा है तो इन्वेस्टमेंट ऑफ कोर्स फाइनेंशियली अनवायबल हुई। और अगर ये इज इक्वल टू हो जाए, इक्वल की सिचुएशन को अगर मान लीजिए हमारा जो पेबैक पीरियड है और जो इंडस्ट्री का पेबैक पीरियड है दोनों अगर इक्वल हो जाते हैं तो फिर ऑब्वियस कंक्लूजन ये निकलेगा कि ये इनडिफरेंट सिचुएशन है, ये इनडिफरेंस की सिचुएशन को रिप्रेजेंट करता है। ना हमको यहां एडवांटेज दिख रहा है और ना डिसएडवांटेज दिख रहा है। कंपनी की मर्जी, ऑर्गेनाइजेशन की अपनी मर्जी, इन्वेस्टमेंट करना है तो ठीक है, नहीं करना तो ठीक है। अच्छा, ये जो सिचुएशन आपके सामने है, आप इसमें ऑब्जर्व क्या कर रहे हैं कि हर साल का कैश इनफ्लो इक्वल है 25,000 हर साल। पर आप कहेंगे सर कई बार ऐसा होता है, ज्यादातर केसेस में ऐसा होता है कि कैश इनफ्लोज अनइक्वल होते हैं। अगर अनइक्वल हो तो आपको सिचुएशन को कैसे हैंडल करना चाहिए, इसका मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा। उसके लिए मैं अगली स्लाइड पर आता हूं। देखिए, एक दूसरी सिचुएशन मैंने क्रिएट कर रखी है कि एक प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट हुई 1 लाख रुपए, पहले साल का कैश इनफ्लो है 35,000, दूसरे साल का है 45,000। आप सोचिए टोटल कैश इनफ्लोज कितना हो चुका है। वेल 35,000 प्लस 45,000, क्या ये 80,000 हुआ? यस। अच्छा, तीसरे साल का कैश इनफ्लो भी उसमें अगर ऐड हो जाए तो क्यूमुलेटिव अमाउंट हो गया 1,20,000, ये भी सही है। चौथे साल का कैश इनफ्लो भी उसमें ऐड हो जाए तो 4 साल तक कैश इनफ्लो का क्यूमुलेटिव अमाउंट हो गया 1,40,000, और 5वें साल का भी अगर आप ऐड कर दे तो टोटल कैश इनफ्लो का क्यूमुलेटिव अमाउंट है 1,90,000। शुरू में कैश आपका जाएगा 1 लाख और फ्यूचर में जो कैश आपके पास आएगा उसका टोटल है 1,90,000। लेकिन हमारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, हम क्या जानना चाहते हैं? हम वो टाइम लिमिट जानना चाहते हैं जिसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो कि 1 लाख रुपए है उसकी रिकवरी होती है। तो क्यूमुलेटिव टेक्निक से पता चल जाता है। आप देख सकते हैं कि 2 साल के अंदर अंदर 80,000 रुपए की रिकवरी हो रही है, लेकिन 3 साल के अंदर अंदर 1,20,000 की रिकवरी हो रही है। तो हमारा जो रिक्वायर्ड टाइम लिमिट हुआ वो जरूर 2 साल और 3 साल के बीच में आएगा। हम उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे? वेरी सिंपल प्रोसीजर। पेबैक पीरियड कैसे पता किया जाएगा? हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि 2 साल के अंदर अंदर 80,000 रुपए की रिकवरी हो गई। ठीक है जी, हमको रिकवरी करनी है 1 लाख रुपए की। इसका मतलब हमको 3rd ईयर में एंटर करना पड़ेगा। और 3rd ईयर में हम क्यों एंटर करना चाहते हैं? क्योंकि अगर टोटल डिजायर्ड रिकवरी 1 लाख है और 80,000 की रिकवरी 2 साल में हो चुकी है तो बैलेंस 20,000 की रिकवरी के लिए हमको 3rd ईयर में एंटर करना पड़ेगा।
वो थर्ड ईयर जिसकी टोटल रिकवरी है ₹40,000। ओके, तो 2 इयर्स का तो आंसर पहले ही आपका डिसाइड हो गया था। इसमें सिंपली ऐड हो जाएगा 20,000 बाय 40,000, दैट इज 0.5 ईयर। तो ये जो प्रोजेक्ट आपके पास है इसमें आपकी रिकवरी हो जाएगी 2.5 ईयर्स में। ऑब्वियसली अब आप इसको स्टैंडर्ड या इंडस्ट्री की बाकी ऑर्गेनाइजेशंस के डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड से कंपेयर कर सकते हैं। अच्छा, मैं कह रहा था डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड। देखो, डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड कुल मिलाकर यही है। सिंपल पेबैक पीरियड ही डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड होता है अगर इन सारी कैलकुलेशंस में प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर को इनकॉर्पोरेट कर दिया जाए। जैसे अगर मैं फिर से पीछे जाऊं, जब आप ये वाला केस डील कर रहे थे तो उसमें आपने कैश इनफ्लोस को एब्सोल्यूटली काउंट किया था। लेकिन अगर इसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेशन हो जाए तो आप जानते हैं, अगर क्वेश्चन आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल बताएगा तो आप उसकी कैश इनफ्लो की प्रेजेंट वैल्यू डील करोगे। जब प्रेजेंट वैल्यू के फैक्टर को इनकॉर्पोरेट कर दिया जाए उसके बाद जो पेबैक पीरियड कैलकुलेट किया जाता है उसे हम कहते हैं डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड। इसके बेसिस पे कंपैरिजन किया जाना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों, आज की ये जो वीडियो हमने बनाई है इसमें हम लोगों ने कैपिटल बजटिंग की 4 टेक्निक्स के बारे में बात करा। नेट प्रेजेंट वैल्यू, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, पेबैक पीरियड और डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड। देखिए, जब हम अपनी मेन क्लासेस पढ़ाते हैं तो आप सोचिए कैपिटल बजटिंग में हम लोग कितनी सारी क्लासेस डिवोट करते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 20 क्लासेस, 20 क्लासेस के आसपास सिर्फ कैपिटल बजटिंग की पढ़ाई होती। इसके इतने सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन इस रिविजनरी वीडियो के बहाने हम सिर्फ उस कंसेप्ट को स्टूडेंट को रिवाइज करवा के देना चाहते हैं और हम ये सोचते हैं कि इस वीडियो के बहाने अगर उसका थोड़ा सा भी एडवांटेज हो जाए तो हमारी मेहनत सफल हुई भाई। अच्छा, मैं ये सोच रहा था कि एक और रिविजनरी वीडियो बनाएंगे क्योंकि अभी कैपिटल बस्टिंग में और भी बहुत कुछ बचा हुआ है। आज की वीडियो को यहां खत्म करते हैं। जब हम लोग अगली बार मिलेंगे, जो हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें हम कैपिटल बजटिंग के रिमेनिंग एस्पेक्ट्स को कवर कर लेंगे। तो मेरी तरफ से गुड बाय, थैंक यू, टेक केयर।